हाँ भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, गुड इवनिंग, आ जाओ सब। अरे स्वागत है आपका इस 2100 प्रश्न के महायज्ञ में, है ना। आज आपकी तीसरी आहुति है भाई। अरे 2100 प्रश्न सोल्व कर रहे थे दोस्तों अपन, कितने 2150 प्रश्न पहले सोल्व कर चुके हैं। आज जो 50 प्रश्न पहले सोल्व कर चुके हैं, आज जो चलेगा ना अपना 51 नंबर वाला क्वेश्चन चलेगा दोस्तों, 51वां क्वेश्चन चलेगा। तो तैयार रहिए इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ। ये 2100 प्रश्न ना बहुत कुछ बदल देने वाले हैं इस बार रीट के अंदर। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए स्पीड पकड़ते हैं, पहले प्रश्न की ओर भागते हैं सीधा। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? आज का पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि पाठ में आज का पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य है। पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य है। पाठ योजना के उद्देश्य की बात कर रहा है दोस्तों। पाठ योजना का मतलब होता है कि पाठ पढ़ाने से पहले की जाने वाली तैयारी क्या कहलाएगी आपकी पाठ योजना। तो पाठ योजना के बारे में पूछ रहा है भाई। अब देखना पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है भाई ए, पाठ में क्रमबद्धता लाना। दोस्तों क्या ऑप्शन कह रहा है ये? पाठ में क्या लाना भाई? पाठ में क्रमबद्धता लाना। दूसरा ऑप्शन, छात्रों के व्यवहार को आयोजित एवं नियंत्रित करना। तीसरा ऑप्शन, अध्यापक की विस्मृति को कम करना। और चौथा ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी। बात कर रहे थे अपन पाठ योजना के उद्देश्य के बारे में। पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कारण है कि इस पाठ योजना को शिक्षा के अंतर्गत लाया गया, शिक्षण के अंतर्गत लाया गया। तो पहला ऑप्शन दोस्तों, क्रमबद्धता लाना 100% सही है भाई। क्रमबद्धता लाना, क्योंकि क्रमबद्धता तो लानी पड़ेगी ना। क्योंकि देखिए पहले प्रस्तावना करते हैं, प्रस्तावना के बाद में अपन क्या करते हैं भाई? प्रस्तावना के बाद में प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रस्तुतिकरण के बाद में बोध प्रश्न करते हैं, बोध प्रश्न के बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं, उसके बाद में मूल्यांकन देना, उसके बाद में गृह कार्य देना। ये सारा काम है क्रम से करते हैं। तो भाई क्रमबद्धता तो होता है, ये तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। दूसरा ऑप्शन, छात्रों के व्यवहार को आयोजित एवं नियंत्रित करना। आयोजित का मतलब क्या होता है भाई? उस काम को करने के लिए स्टार्ट करना, शुरू करना बच्चों को। आप क्लास में जाते हो और पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछते हो, प्रस्तावना करते हो। जैसे प्रस्तावना करते हो तो बालक क्या हो जाते हैं? पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? व्यवहार आयोजित, क्योंकि नई चीज दे रहे हो आप। अब व्यवहार को नियंत्रित कैसे करेंगे? आपने पूर्व ज्ञान के लिए प्रश्न पूछा तो बच्चे एक्साइटेड हुए, तो बता दिया आपने, फिर आपने ऐसे प्रश्न पर ले जाकर के उस प्रस्तावना को समाप्त कर दिया कि बच्चों को लगेगा क्या ऐसा भी होता है क्या, जिसको आप समस्यात्मक या संभावित प्रश्न कहते हो। तो ऐसा प्रश्न ला करके बच्चों के सामने खड़ा कर दोगे ना, तो बच्चों के अंदर पढ़ने की क्या उड़ जाएगी? जिज्ञासा उड़ जाएगी। तो आप पूरी की पूरी क्लास में बच्चे शांत बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो बालकों का व्यवहार आयोजित भी होता है और नियंत्रित भी होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन, अध्यापक की विस्मृति को कम करना, बिल्कुल सही है भाई। गुरुजी कक्षा के अंदर चले गए ना, जाकर के पढ़ाते पढ़ाते वो कुछ भूले नहीं, इसलिए पहले पाठ योजना बना दी जाती है कि सारे ये प्रस्तावना के प्रश्न पूछने, ये विकासात्मक प्रश्न पूछने, ये मूल्यांकन में पूछने, ये गृह कार्य में देने, और ये वाला पॉइंट आपको पढ़ना है। ये पहले से निश्चित कर देता ताकि अध्यापक कक्षा में जाकर के बाद कुछ भी भूले नहीं। तो विस्मृति की संभावना को भी कम किया जा सकता है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। क्या आंसर होगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। ये कारण है भाई, क्रमबद्धता लाना, व्यवहार को आयोजित एवं नियंत्रित करना, अध्यापक की विस्मृति को कम करना, शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाना, ये सारे के सारे क्या है? इनके उद्देश्य हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। अगले प्रश्न की अपन बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न कह रहा है भाई योगात्मक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है भाई योगात्मक एवं रचनात्मक मूल्यांकन का एक सत्र में प्रतिशत अनुपात होता है। क्या पूछ रहा भाई? प्रश्न पूछ रहा भाई योगात्मक एवं रचनात्मक मूल्यांकन का एक सत्र में, सत्र कौन सा है दोस्तों? एक सत्र में प्रतिशत अनुपात होता है, या प्रतिशत दे रखा है। क्या दे रखा है? 2:3 ऑप्शन दे रखा है, 3:2, 4:6 और 6 क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। तो देखो ध्यान रखना भाई, योगात्मक रचनात्मक मूल्यांकन का क्या पूछा है? एक सत्र में प्रतिशत का अनुपात पूछा है। एक बार इसको देख लेते भाई, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन होता क्या है, हल्का सा इस पर ध्यान रखते दोस्तों। तो ये देखिए क्या होता है, इधर समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। एक सत्र के अंदर 10 माह की, एक सत्र जो होता है ना वो 10 माह का होता है भाई। कितने माह का होता है भाई? 10 माह का। इस 10 माह के अंतर्गत 2 अवधियां होती है। कितनी अवधियां होती है भाई? 2 अवधियां। तो एक ये 5 माह की एक अवधि होगी, एक 5 माह की यह अवधि होगी। प्रथम 5 माह की अवधि यह कहलाएगी और अंतिम 5 माह की अवधि यह कहलाएगी। यानी कि एक जो अवधि होगी वो कैसी होगी? प्रथम 5 माह की। एक जो अवधि होगी वो कैसी होगी भैया? अंतिम 5 माह की। अब इसमें देखो कैसे रचनात्मक मूल्यांकन होता है।
इस प्रथम अवधि का जो पहला मूल्यांकन होता है ना दोस्तों, वो कहलाता है आपका रचनात्मक। कौन सा कहलाता है? रचनात्मक। दूसरा मूल्यांकन भी क्या कहलाता है आपका? रचनात्मक। और तीसरा मूल्यांकन कहलाता है आपका योगात्मक। क्या कहलाता है भाई? योगात्मक। अब द्वितीय अवधि का जो पहला मूल्यांकन होगा वो भी कहलाएगा आपका रचनात्मक, दूसरा मूल्यांकन भी कहलाएगा आपका रचनात्मक, और तीसरा मूल्यांकन क्या कहलाएगा भाई? आपका योगात्मक। तो पहला रचनात्मक, इनको कहते हैं भाई FA1। क्या कहेंगे? FA1। इसको कहेंगे FA2 और इसको कहेंगे भाई SA1। अब देखिए FA1 यहाँ आ गया और FA2 यहाँ आ गया। अब तो यहाँ पे जो रचनात्मक मूल्यांकन आएगा ना वो कैसा आएगा आपका? FA3। यहाँ आ जाएगा आपका FA4। SA1 यहाँ आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? SA2। अब इनके प्रतिशत की बाहर करें भाई, इनका अंक बाहर कितना होता है उसकी यदि अपन बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखना भाई 10% तो इसका होता है। कितना होता है? 10%। इसका भी 10%। योगात्मक मूल्यांकन का होगा आपका 30%। इसका भी होता है भाई 10%, इसका भी होता है 10%, और योगात्मक मूल्यांकन का कितना होता है भाई? 30%। अब ये प्रश्न 50-50% के दोनों के होते हैं, 50% का भी ये होता है और 50% का भी ये होता है। दोनों अवधि के मूल्यांकन 50-50% के होते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि योगात्मक एवं रचनात्मक मूल्यांकन का अनुपात क्या होगा। अब अनुपात की बात करें तो दोस्तों देखो, ये भी रचनात्मक है, ये भी रचनात्मक है, ये भी रचनात्मक है, ये भी रचनात्मक है। अब निकालो 10, 10, 20, 10, 30 और 10, 40। रचनात्मक के तो कितने हो गए आपके? 40। कितने हो गए भी? 40। योगात्मक मूल्यांकन को जोड़ दो, 30 नंबर का ये और 30 नंबर का ये, कितने हो गए आपके? 60। इस जीरो से ये जीरो कट गया, कितने बचे? 4 और 6, 2 के पहाड़े से और कटेंगे तो 2 अनुपात इधर क्या हो गया भाई? 3। तो रचनात्मक का अनुपात तो है 2 और योगात्मक का अनुपात कितना होगा आपके? 3 होगा। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। अब चलिए वापस प्रश्न के ऊपर, योगात्मक और रचनात्मक का मूल्यांकन। अब देखो प्रश्न में याद रखना भाई, पहले इसने योगात्मक पूछा है या पहले रचनात्मक पूछा है, इस चीज का पहले ध्यान रखना। तो इसने पहले क्या पूछा है? योगात्मक पूछा है, तो 60 आप पहले लगाओगे क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन का 60 होता है। फिर इसने रचनात्मक पूछा है तो फिर आप 40 लगाना, तो 0 से 0 काट देना, इसके 3 बचेंगे और इसके कितने बचेंगे? 2। तो 2 अनुपात 3 ना होकर के सही आंसर कौन सा होगा आपका? 3 अनुपात 2 वाला। यदि प्रश्न ऐसे पूछता भाई रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का प्रतिशत अनुपात कैसा होता है, पहले रचनात्मक लिखता और बाद में योगात्मक लिखता ना, तो अनुपात अपन क्या कर देते थे भाई? 2 अनुपात 3। ये छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखना भाई, शिक्षण विधि में ऐसे ही तो उलझाया जाता है। पहले जो लिखा है ना उसका, बहुत सारे बच्चे को तो ये पता भाई केवल 2 अनुपात 3 होते हैं तो अपन 2 अनुपात 3 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा ना। 2 अनुपात 3 नहीं होगा, 3 अनुपात क्या होगा? 2। जो पहले पूछेंगे उसका अनुपात पहले आएगा। यहीं से प्रश्न आते हैं, प्रश्न ऐसे पूछेंगे भाई, प्रथम अवधि का द्वितीय मूल्यांकन क्या कहलाता है? रचनात्मक। प्रथम अवधि का अंतिम मूल्यांकन क्या कहलाता है आपका? योगात्मक। द्वितीय अवधि का द्वितीय मूल्यांकन क्या कहलाता है? रचनात्मक। ऐसे घुमा करके तो प्रश्न पूछे, एक अवधि में कुल कितने रचनात्मक मूल्यांकन होते हैं? 2। एक अवधि में कुल कितने योगात्मक मूल्यांकन होते हैं? 1। एक सत्र में कुल कितने रचनात्मक मूल्यांकन होते हैं? 4। एक सत्र में कुल कितने योगात्मक मूल्यांकन होते हैं? 2। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो गया भाई आपका? सही आंसर क्या होगा भाई? 3 अनुपात 2। जो पहले पूछेगा उसका अनुपात यहां पे पहले आना चाहिए, तो 2 अनुपात 3 ना होकर के सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 अनुपात 2। चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ये रहा आपका आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है भाई आपको कि एक परीक्षण में समय संबंधी निर्देश गलत छप जाता है, यह परीक्षण की त्रुटि होगी। अरे मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं और ध्यान रखना, बच्चों ने मुझे पूछा था कि हम प्रश्न लिख नहीं पाते सर, इसका हम क्या करें। अरे तो मैंने अपने नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर है ना, वहां से नंबर ले लो और मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको इस क्वेश्चन की सारी PDF आपके पास में पहुंचा दूंगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैटर की कोई दिक्कत नहीं, जितना चाहिएगा मैं दे दूंगा, बस आप तो जुड़े रहो मेरे साथ में। एक परीक्षण में समय संबंधी निर्देश गलत छप जाता है, यह परीक्षण की त्रुटि होगी। भाई कौन सा? समय संबंधी। कि एक पेपर मान लो बनाया जा रहा है, मान लीजिए कि वो पेपर 2 घंटे का है, तो त्रुटि से वहां पे क्या छप गया भाई? 2 की जगह पर डे छप गया है, 2 की जगह पर डेट छप गया, तो ये समय संबंधी क्या होगी? त्रुटि होगी। तो ये मूल्यांकन की कौन सी, परीक्षण की कौन सी त्रुटि कहलाएगी? क्या व्यक्तिगत त्रुटि कहलाएगी, अस्थिर त्रुटि कहलाएगी, चर त्रुटि कहलाएगी, या प्रशासनिक त्रुटि कहलाएगी? तो दोस्तों पहले तो ये समझिए कि ये त्रुटियां होती क्या है। ये मूल्यांकन की त्रुटि होती है दोस्तों। तो मूल्यांकन के अंदर या मापन के अंदर 3 प्रकार की त्रुटियां होती हैं। एक तो होती है आपकी व्यक्तिगत त्रुटि, दूसरी होती है आपकी स्थिर त्रुटि, और तीसरी होती है आपकी चर संबंधी त्रुटि।
कौन सी भाई? 3 प्रकार की, व्यक्तिगत त्रुटि, स्थिर त्रुटि और चर संबंधी त्रुटि। ये तीनों की तीनों क्या है भाई? त्रुटि है। अब व्यक्तिगत त्रुटि क्या होगी? व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब होता है बच्चा अपनी मानसिक शक्ति के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी मनोदशा के अनुसार, अपनी मनस्थिति के अनुसार यदि परीक्षण में कोई परीक्षण को असफल बनाता है तो वह त्रुटि कौन सी कहलाएगी? व्यक्तिगत त्रुटि। जैसे समझिए किसी बच्चे के घर पे शादी थी और दूसरे दिन परीक्षा देने के लिए आया। जैसे परीक्षा देने के लिए बैठा और आपने उसको प्रश्न पत्र पकड़ा दिया जिसके अंदर सारे निबंधात्मक प्रश्न है। एक तो बालक पहले से थका हुआ है, अब थका हुआ है और उसको आप पेपर कौन सा दे रहे हो? वापिस कौन सा पेपर दे रहे हो दोस्तों? कि वह पेपर दे रहे हो जिसके अंदर निबंधात्मक प्रश्न है। तो बालक नहीं लिखेगा, उसकी मनोदशा का प्रभाव पड़ेगा, उसकी थकान का प्रभाव पड़ेगा, तो उसको इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन उसी जगह पर अगर वस्तुनिष्ठ वाला पेपर होगा, बहुविकल्पी वाला होगा, तो बालक ध्यान से पढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही है भाई, आराम से कर देंगे, क्या करना है, गोली तो करना है, थकान आ रही है लेकिन इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो व्यक्तिगत त्रुटि, बालक की थकान, मनोदशा, रुचि, पसंद नापसंद का प्रभाव यदि परीक्षण पर पड़ता है तो वो कौन सी त्रुटि कहलाएगी? व्यक्तिगत त्रुटि। और व्यक्तिगत त्रुटि को दूर किसे किया जा सकता है दोस्तों? तो वस्तुनिष्ठता से व्यक्तिगत त्रुटि को क्या किया जा सकता है? दूर। अरे साथ साथ में पढ़ाता भी जा रहा हूं आपको, वस्तुनिष्ठता से उसको क्या कर दिया जाएगा? दूर कर दिया जाएगा। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों अस्थिर त्रुटि की। अस्थिर त्रुटि किसे कहते हैं? वह त्रुटि जब सारे बालक एक साथ करें। कौन सी त्रुटि? ऐसी कोई चीज जो आपने पढ़ी है, सारे बालक उस प्रश्न का उत्तर वही लिखे जो गलत हो, वह त्रुटि कौन सी कहलाएगी? अस्थिर त्रुटि। सारे बालक एक साथ कर रहे हैं भाई। जैसे सपोज आप मानिए कि आपने कोई कंसेप्ट पढ़ाया बच्चों को, उस कंसेप्ट समझाने के लिए आपने उदाहरण दिया। जैसे आप बच्चों को पॉलिटिकल पढ़ा रहे हो और पॉलिटिकल पढ़ाते पढ़ाते बताया कि देश के प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, और वहां पे आपने नरेंद्र मोदी का क्या दे दिया? उदाहरण दे दिया। तो बालक ने क्या किया कि आपका जो मेन कंसेप्ट था उसको तो वो भूल गए और नरेंद्र मोदी को ही उसने क्या समझ लिया? अपना कंसेप्ट समझ लिया। अब परीक्षा के अंदर आपने प्रश्न पूछा कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, तो बालक उसके अंदर नरेंद्र मोदी की डिटेल लग रहा है, नरेंद्र मोदी का जन्म गरीब परिवार में हुआ था, वगैरह 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 वगैरह, सब जितना कुछ भी उसके सामने जाना था, चाय बनाता था वगैरह वगैरह सब कुछ है ना, तो वो लिख रहा है। अब सारे बच्चों ने यही लिख दी बात, तो ये त्रुटि कौन सी कहलाएगी भी? अस्थिर त्रुटि। ये त्रुटि कब होती है? जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है तो बालक कंसेप्ट और उदाहरण के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते ना, तब ये गलती होती है। कौन सी? अस्थिर त्रुटि। और इस अस्थिर त्रुटि को दूर किससे किया जा सकता है दोस्तों? वेदता के साथ में इसको दूर किया जा सकता है। भाई जिस उद्देश्य का निर्माण किया है ना, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप उसको पढ़ाओ, वो कौन सा गुण कहलाएगा? वेदता के साथ इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। तीसरी होती है चर संबंधित त्रुटि। अरे जो पेपर बनाने वाला जो विशेषज्ञ है, पेपर का निर्माण करने वाला जो विशेषज्ञ है, उसके द्वारा या उसकी संस्था के द्वारा यदि परीक्षण में कई प्रकार की गलती होती है तो वो त्रुटि कौन सी कहलाएगी? चर त्रुटि। जैसे समय का गलत छप जाना, गलत निर्देश दे देना, गलत आदेश दे देना, प्रिंट समय से मिस्टेक हो जाना, वो सारी की सारी त्रुटि कौन सी कहलाएगी भाई? चर त्रुटि। गलत भाषा का छप जाना वह चर संबंधित त्रुटि कहलाएगी। यह प्रशासनिक त्रुटि कुछ होती नहीं दोस्तों, प्रशासनिक त्रुटि इस चर त्रुटि के अंतर्गत ही आएगी। अब प्रश्न देख लो, एक परीक्षण में समय संबंधी निर्देश गलत छप गया है। अब समय संबंधी निर्देश गलत छप गया तो कौन सा? प्रशासन के द्वारा गलती हुई ना, तो प्रशासन के द्वारा गलती कौन सी कहलाएगी? आपकी चर त्रुटि कहलाएगी। और इस चर त्रुटि को विश्वसनीयता के साथ में दूर किया जा सकता है दोस्तों। किसके दूर किया जा सकता है? विश्वसनीयता से इस चर त्रुटि को दूर किया जा सकता है। तो ये थी आपके परीक्षण या मापन की त्रुटियां। तो साथ साथ में पढ़ना भी जरूरी है दोस्तों, है ना। अब अपन बात करते हैं आगे प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों अपन बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपका 54वां प्रश्न। ये क्या देता है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। ये प्रश्न कह रहा है कि हर्बर्ट की संस्कृत का प्रश्न है भाई, याद ना। हर्बर्टीय पंचपदी इत्यस्य विदे विकसितम रूपम किम। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? हर्बर्ट की पंचपदी इत्यस्य विधि विकसित रूपम किम, कि हर्बर्ट की पंचपदी से विकसित होने वाली विधि कौन सी है? कौन सी विधि का रूप इसे विकसित हुआ है? ये प्रश्न पूछ रहा है। हर्बर्ट इत्यस्य विधि विकसित रूपम किम, हर्बर्ट की पंचपदी से विकसित होने वाली विधि कौन सी है? विश्लेषणात्मक विधि, मूल्यांकन विधि, व्याकरण विधि या व्याख्यान विधि? तो दोस्तों व्याख्यान विधि तो बहुत पुरानी है, व्याकरण विधि भी पुरानी है दोस्तों। विश्लेषणात्मक विधि से तो हर्बर्ट का कोई लंबे लंबे समय तक का कोई संबंध नहीं है। तो केवल और केवल कौन सी विधि निकली थी? मूल्यांकन विधि। क्योंकि हर्बर्ट ने जो पंचपदी दी थी पाठ योजना के अंतर्गत दी थी ना, पाठ पूरा होने के बाद में हम क्या लेते हैं? मूल्यांकन लेते हैं। तो इसका जो विस्तृत रूप है ना, जो विधि इस हर्बर्ट की पंचपदी से विकसित हुई है, उस विधि का क्या नाम है दोस्तों? मूल्यांकन विधि। याद रखना, हर्बर्ट की पंचपदी से विकसित होने वाली विधि का क्या नाम है? मूल्यांकन विधि से विकसित हुई थी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आगे वाला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है पढ़ने की योग्यता, पढ़ने की योग्यता उच्चारण जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि पढ़ने की योग्यता जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है?
अब ऑप्शन देखना दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रखा है लिखित परीक्षा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों? लिखित परीक्षा। दूसरा दे रखा है प्रायोगिक परीक्षा। तीसरा दे रखा है आपका मौखिक परीक्षा। और चौथे नंबर पर क्या दे रखा है दोस्तों? उपर्युक्त सभी। अब इसके बारे में दोस्तों अपन बात करें तो पढ़ने की योग्यता उच्चारण जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? यानी एक तो बालक के अंदर पढ़ने की योग्यता विकसित होनी चाहिए और दूसरी जो कैसी होनी चाहिए? उच्चारण कैसा होना चाहिए? उच्चारण क्षमताओं का विकास होना चाहिए। तो उच्चारण से तो साफ पता चलता है उच्चारण किससे होता है? मौखिक परीक्षा से होता है। तो यहां से तो इसका आंसर पर हल्का सा अंदाज लगा ले मौखिक परीक्षा से, क्योंकि लिखित परीक्षा से उच्चारण कभी स्पष्ट नहीं हो सकता, प्रायोगिक परीक्षा से भी नहीं हो सकता, उपयुक्त तो सभी भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा होगा? मौखिक परीक्षा। पढ़ने की योग्यता और उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? तो दोस्तों मौखिक परीक्षा ली जाती है, क्योंकि मौखिक परीक्षा में किताब पढ़ाया भी जाता है कि हिंदी की परीक्षा होती है किताब पढ़ करके बता, तो बालक पढ़ करके बताता है। तो कौन सी परीक्षा सही होगी दोस्तों? मौखिक परीक्षा सही होगी। कौन सी परीक्षा सही होगी? मौखिक परीक्षा। तो दोस्तों इस मौखिक परीक्षा के बारे में हल्की सी बात करें ना, तो मौखिक परीक्षा हमेशा व्यक्तिगत होती है। कैसी होती है दोस्तों? हमेशा व्यक्तिगत होती है, यानी कि एक बच्चे को केवल एक ही बार में बुला करके आप प्रश्न पूछोगे। अपने जो होती थी ना 5-5 बच्चों को एक साथ बुला लिया जाता था, वह मौखिक परीक्षाएं गलत थी। एक बार में केवल एक ही बालक आएगा, यह हमेशा व्यक्तिगत होगी। जैसे मौखिक परीक्षा के रूप है दोस्तों, वाद विवाद कराना, वाद विवाद भी इसका रूप है, नाटक कराना है ना, ड्रामा करवाना, ये भी किसका है भाई? मौखिक परीक्षा का एक रूप है। अब नाटक में भले ही है ना 5 जने एक साथ में नाटक कर रहे हो, लेकिन सबके पास में बोलने का मैटर अलग अलग होता है। इसलिए ना मौखिक परीक्षा कैसी होगी? तो याद रखना दोस्तों, मौखिक परीक्षा हमेशा कैसी होगी दोस्तों? व्यक्तिगत होगी। और इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? मौखिक परीक्षा। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मौखिक परीक्षा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अरे अब गति पकड़नी पड़ेगी धीरे धीरे ना, ऐसे धीरे धीरे चलेंगे तो 50 प्रश्न कैसे लाएंगे दोस्तों? अरे अगली कक्षा के अंदर देखना, कोशिश करूंगा कि मैं प्रश्नों को बढ़ा दूं, और अगली में नहीं बढ़ा तो उससे अगली वाली में तो 100% बढ़ जाएगा आपके प्रश्न। तो दोस्तों बात कर रहे थे अपन क्वेश्चन की, तो ये प्रश्न आपके सामने, अधिगम की क्षमता किस पर निर्भर करती है? अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना। सीखने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? छात्र पर, अधिगम सामग्री पर, अधिगम विधियों पर, या उपयुक्त सभी पर? प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई? अधिगम की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो अधिगम की क्षमता छात्र पर निर्भर करती है, अधिगम सामग्री पर निर्भर करती है, या अधिगम विधियों पर निर्भर करती है? तो जनरली सबका जो उत्तर जाएगा ना वो कौन सा जाएगा? छात्र पर। क्योंकि अपन ये सोचेंगे भाई जो पढ़ता है वो अधिगम कौन कर रहा है? बालक स्वयं कर रहा है ना, तो ना अधिगम की क्षमता किस पर निर्भर करेगी? बालक पर। बालक सीखेगा, बालक चाहेगा सीखना तभी तो सीख पाएगा ना। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि छात्र पर तो करती है लेकिन अधिगम सामग्री पर भी करती है। आप बालक कितना सीखेगा ये इस पर निर्भर करेगा कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो ना, उस टॉपिक को पढ़ाने में आपने कैसे शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया है, किस प्रकार के सहायक सामग्री का आपने प्रयोग किया है, उसके ऊपर भी अधिगम निर्भर करेगा। अधिगम विधियों पर, अरे जो शिक्षण आप करवा रहे हो ना उसमें आपने कौन सी विधियों का प्रयोग किया है वह भी, उस पर भी क्या करेगा भाई? आपका अधिगम निर्भर करेगा। तो इसका जो मोटे तौर पर आंसर देखना, तो आंसर क्या सही होगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। छात्र पर भी निर्भर करता है, अधिगम सामग्री पर भी निर्भर करता है, और अधिगम विधियों पर भी निर्भर करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? उपयुक्त सभी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। यह रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगले प्रश्न की यदि अपन बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस परीक्षण को उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उपचरित किए बिना यदि समय पर प्रयुक्त करने पर परिणाम सदैव लगभग समान प्राप्त होता है उसमें गुण होगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी सी टाइट है। जिस परीक्षण को उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उपचरित किए बगैर, यानी कि कोई एक शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण है एक प्रकार का, जिसका बिना उपचार किए, उपचार नहीं कर रहे हैं, बिना उपचार किए बस उसी समय पर, सही समय पर, यदि समय पर प्रयुक्त करने पर परिणाम सदैव लगभग समान प्राप्त रहता है तो उसमें गुण कैसा होगा? कोई समस्या है जिसका उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए था लेकिन उपचारात्मक शिक्षण नहीं हुआ, उसी समय पर, कौन से उसी समय पर वापस उसका परिणाम निकाला गया तो परिणाम कैसा आया? लगभग बराबर आया। तो ये गुण कौन सा होगा? वैधता होगा, व्यापकता, वैधता होगा, व्यापकता होगा, वस्तुनिष्ठता होगा, या विश्वसनीयता होगा? इसकी मैंने बात आपने पहले वाली क्लास में मैंने कर रखी है भाई। वैधता का मतलब क्या होता है? जिस उद्देश्य का निर्माण किया गया हो उसी उद्देश्य की जांच करना क्या कहलाएगी? वैधता कहलाएगी। व्यापकता का मतलब क्या होता है? संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश,
यानी कि जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हो ना, पेपर ले रहे हो ना, उसके अंदर पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आ जाना चाहिए। वो क्या कहलाएगी? आपकी व्यापकता। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि वह परीक्षण जिसके ऊपर अध्यापक की रुचि, पसंद ना पसंद हो या मनोदशा का प्रभाव नहीं पड़े, अर्थात एक से अधिक अध्यापकों की उस परीक्षण की जांच करने पर भी परिणाम क्या रहे भाई? समान रहे, तो वो गुण कौन सा कहलाएगा? आपका वस्तुनिष्ठ कहलाएगा। अब बचता है विश्वसनीयता। तो मैंने विश्वसनीयता के बारे में बताया था, उसी परिस्थिति में उसी समय यदि उसी अध्यापक के द्वारा उस परीक्षण को बार बार जांचा जा रहा है और परिणामों में कोई अंतर नहीं आ रहा है ना, तो गुण क्या होगा? लगभग विश्वसनीयता होगा। लगभग परिणामों में अंतर क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। तो यहां पे भी यही पूछ रहा है भाई, जिस परीक्षण को उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उपचरित किए बगैर समय पर प्रयुक्त करने पर परिणाम सदैव लगभग समान प्राप्त होगा, तो उसमें गुण कौन सा होगा? तो दोस्तों उसके अंदर गुण होगा आपका विश्वसनीयता। कौन सा गुण होगा? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब होता है उसी परिस्थिति में उसी परीक्षण को बार बार जांचने पर भी परिणाम लगभग बराबर रहे, तो वो गुण कौन सा कहलाएगा? विश्वसनीयता कहलाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों आज का 58वां क्वेश्चन। अरे कमेंट छोड़ो है ना, आप फोकस करो भाई कंटेंट के ऊपर। मैंने आपको पहले ही कहा ना, मैं किसी के कमेंट नहीं देखता और नहीं देखूंगा, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा ना। एक का नाम ले लो, दूसरा नाराज हो जाएगी, मेरा नाम नहीं लिया तो चैनल से चला जाएगा, है ना। तो नाम अपन को किसी का भी नहीं लेना है, अपन को केवल और केवल क्या करना भाई? पढ़ना है, इस रीड तक 2100 प्रश्न करना है और आप मेरा साथ देते रहना। मैं वादा कर रहा हूं कि 100% एक दिन इस 58 की जगह पे 2100 लिखा हुआ मिलेगा आपको। रीड से पहले मिलेगा, मतलब मिलेगा ही मिलेगा। देखना प्रश्न क्या पूछ रहा भाई? आत्मिक, इसलिए मुझे फास्ट चलना पड़ेगा ना। आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? आत्मीकरण का मतलब हो रहा है किसी चीज को आपने आत्मसात कर लिया है, किसी चीज को आपने एक बार पढ़ लिया है, हल्का फुल्का समझ लिया है, अब उसका विस्तृत अर्थ ग्रहण करना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। आत्मसात का मतलब एक बार आपने नजर पता ली और आपको पता चल गया कि लगभग लगभग ये होता है। अब आत्मसात करने के बाद में अब उसका अर्थ ग्रहण करना है, तो कौन सा वाचन उपयुक्त रहेगा? तो देखिए अनुकरण वाचन पहला आता है। अनुकरण वाचन भाई, अनुकरण तो कैसा होगा? आदर्श वाचन के बाद होने वाला वाचन कौन सा कहलाता है? अनुकरण वाचन, जिसमें तो केवल और केवल बच्चे वही पढ़ते हैं जो अध्यापक ने पढ़ा था। तो आत्मसात तो इसे कर ही नहीं पा रहा है, तो इस ऑप्शन को तो पहले ही काट दो। अब आता है समवेत वाचन। समवेत का मतलब होता है भाई सस्वर वाचन के अंदर सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे और सारे बच्चे एक साथ स्वर में पढ़ेंगे तो कभी भी अर्थ ग्रहण नहीं हो पाएगा भाई, केवल और केवल क्या होगा? हाँ, वाचन ही हो पाएगा। फिर एक तो रहता है आपका मौन वाचन और आदर्श वाचन। बालक बात हो रही भाई बच्चे की, आदर्श वाचन करता है शिक्षक, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। काटने के हिसाब से देखें तो आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा? मौन वाचन। आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही होगा। और सही बात है, अर्थ ग्रहण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ वाचन यदि कोई है तो वो कौन सा है? मौन वाचन है। क्योंकि ये मैंने आपको बात बताई थी भाई, सबसे ज्यादा बालक अर्थ ग्रहण भी इसी में करता है, सर्वाधिक अर्थ ग्रहण भी इसी में करता है और बालक की सर्वाधिक निरस्ता भी इसी के अंतर्गत रहती है। किसमें? मौन वाचन में सर्वाधिक निरस्ता रहती है दोस्तों। तो इसका उत्तर जो सही होगा ना, आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन सही है? तो दोस्तों याद रखना, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मौन वाचन उत्तर आपका सही आएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप भी देख रहे होंगे आज गुरुजी भाग रहे हैं। अरे भागना पड़ेगा है ना, अरे धीरे चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे अपन। क्या कह रहा है 59वां प्रश्न? उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना भाई। प्रश्न कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। उपचारात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों? उपचारात्मक का मतलब होता है निदान के बाद की प्रक्रिया, समस्या का पता लगा करके उसका निराकरण करना क्या कहलाएगा? आपका उपचार कहलाएगा। एक प्रकार की चिकित्सा प्रक्रियाएं हैं ये। तो इसके लिए कौन सा शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है? पूछ क्या रहा है? आवश्यक नहीं है मतलब इनमें से 3 चीजें तो आवश्यक है और एक आवश्यक नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, शिक्षण विधि को स्थायी रखना, यानी कि आप उपचारात्मक कर रहे हो तो उसी एक शिक्षण विधि जिसका आपने प्रयोग किया है ना, उसी को बनाए हुए रखना लंबे समय तक। दूसरा, विद्यार्थी के किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना। अरे विद्यार्थी कोई गलती कर रहा है तो उसकी क्या आपको अवहेलना नहीं करनी चाहिए क्या? ये एक। तीसरा, पहले निदानात्मक परीक्षण कर देना, ये भी सही है भाई, ये भी करना पड़ेगा। फिर आता है भाई इनमें से कोई नहीं। अरे कोई नहीं तो कैसे होगा भाई? तीनों दे। शिक्षण विधि का स्थायी रखना आपके हिसाब से सही है क्या? एक शिक्षण विधि का आपने प्रयोग कर लिया है,
क्या लंबे समय तक उपचारात्मक करो तो एक ही विधि से आप उपचारात्मक करोगे? नहीं करोगे। उपचार यदि बराबर नहीं हो रहा तो समय समय पर विधियों को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, विधियों को बदलना पड़ेगा। तो शिक्षण विधि को अस्थायी रखना नहीं भाई, शिक्षण विधि अस्थायी नहीं रहती है, इसमें शिक्षण विधि अस्थायी रहती है। समय समय पर कौन सी विधि पता नहीं कब किसका प्रयोग करना पड़ जाए। तो बाकी ये दोनों तो इसके सही है दोस्तों। अवहेलना करेंगे ना, गलती करेंगे तो भाई डांटना पड़ेगा। निदानात्मक परीक्षण ये भी करना जरूरी है। शिक्षण विधि के लिए शिक्षण विधि अस्थायी होना कोई जरूरी नहीं है। इसके अंदर शिक्षण विधि कैसी होती है दोस्तों? अस्थायी होती है। समय समय पर शिक्षण विधियों को क्या करना पड़ता है भाई? बदलना पड़ता है, शिक्षण विधियों को चेंज करना पड़ता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 60वां प्रश्न ये रहा दोस्तों आपका। कौन सा प्रश्न आ गया दोस्तों? 60वां प्रश्न मन लगा करके पढ़ लो तुम्हें ना, एक बार जान लगा करके। जिस दिन आपकी 25 अप्रैल की परीक्षा हो जाएगी ना, 26 अप्रैल को आपकी पार्टी का जुगाड़ करेंगे ना, पधारना आप उदयपुर में, बहुत अच्छी व्यवस्था कर देंगे आपकी डीजे वीजे खाने वाने की एक नंबर की, और शानदार मिलकर के मस्ती करेंगे। तब तक केवल और केवल सीरियस होकर के पढ़िए, आप आनंद लेंगे, लेकिन पढ़ना तब तक है आपको। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, है ना, अभी छूट जाइए 50 दिन या 40-50 दिन जितने बचे ना, इसमें आनंद को भूल जाइए। एक बार टारगेट लेके चलिए कि 25 अप्रैल को एग्जाम होगा, यानी कि डेट नहीं हिल रही है, मतलब होगा। आप तैयारी उसी हिसाब से कीजिए और मेरा भी साथ दीजिए कि मैं 25 अप्रैल से पहले आपको 21 प्रश्न पूरे करवा दूं, है ना। देखिए प्रश्न, लेखन गति सुधारने के लिए आप कैसा गृह कार्य देना चाहेंगे? लेखन गति सुधारने के लिए बालक को आप कैसा गृह कार्य देना चाहेंगे? एक बच्चे की आप राइटिंग सुधारना, लेखन की गति सुधारना चाहते हो, यानी कि लिखने की स्पीड जो है और उसके साथ में हैंड राइटिंग दोनों आपको सुधारना है, तो इसमें से आप कौन सा काम करोगे? पहला ऑप्शन देखना, पहला ऑप्शन कह रहा है पठित अंश से कॉपी में एक प्रश्न लिखना। आप बालक को कहोगे कि जो मैंने पाठ पहले पढ़ा रखा है उसमें से कोई भाग अच्छी राइटिंग से अपनी कॉपी में उतार करके लेके आना, ये कहोगे आप। ये नहीं कहोगे तो दूसरे नंबर पर दे रखा है अपनी इच्छा से एक प्रश्न लिखना। बालक को कहते ना अपनी मर्जी से कोई एक पेज की क्या कर देना भाई, नकल कर देना, तेरी तो राइटिंग सुधरनी चाहिए। फिर देखो घर पर श्रुति लेख लिखना, अच्छा घर पर किसी को बोलना कि वो बोलेंगे और तू बैठे बैठे लिखना, वो घर पर श्रुति लेख लिखना। चौथा दे दिया आपने अशुद्धियों को 5-5 बार लिखना, कि जो चीज आप बोलने में गलत, लिखने में जो गलती कर रहे हो ना उसको 5-5 बार लिखना। अब बताओ भाई लेखन गति सुधारने के लिए कैसा गृह कार्य देना चाहिए? कंफ्यूजन, चारों के चारों ऑप्शन एक जैसे, किसको सही करें? तो दोस्तों ऑप्शन काटना सीखो ऐसी परिस्थिति में। अशुद्धियों को 5-5 बार लिखना। अरे मुझे एक बात बताओ, एक चीज के बालक ने अशुद्धि कर ली तो बालक दूसरी बार में यदि उसको सही कर दिया तो फिर उसको 5 बार लिखने की क्या जरूरत है? इस ऑप्शन को काट दो, 100% नहीं होगा। फिर और भाई घर पर श्रुति लेख लिखना। अरे बालक को क्या है, अपने श्रवण क्षमता का विकास थोड़ी करना है, मात्राओं की मिस्टेक थोड़ी, लेखन गति को बढ़ाना, तो वो देख करके भी लिख सकता है, एक लाइन पढ़ेगा और अपने हिसाब से भी लिख सकेगा, तो श्रुति लेख भी क्या होगा, कट जाएगा। भाई अपनी इच्छा से एक प्रश्न लिखना और पठित अंश से कॉपी में एक प्रश्न लिखना, दो चीजें। एक तो जो नहीं पढ़ा रखा है वो भी कॉपी में लिखना, और एक जो पढ़ा रखा है उसको कॉपी में लिखना। अब बताओ ज्यादा प्रभावी कौन सा होगा, बिना पढ़ाया या पढ़ाया हुआ? पढ़ाया हुआ ज्यादा प्रभावी रहेगा ना। तो बालक को पढ़ाया हुआ पाठ की नकल करनी चाहिए यदि राइटिंग से करनी, बिना पढ़ाए हुए की नहीं, क्योंकि पढ़ाए हुए का हल्का फुल्का उसने अर्थ ग्रहण भी कर रखा होता है। तो दोस्तों पठित अंश से कॉपी का एक प्रश्न लिखना, यह सही होगा। इसका आंसर यह भी कट जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? पठित अंश से कॉपी पर एक प्रश्न लिखना। अरे उत्तर काटना सीखना पड़ेगा दोस्तों, ऑप्शन काटने सीखने पड़ेंगे यदि शिक्षण विधियों के प्रश्न सही करने हैं तो। चलते हैं भाई 61वां प्रश्न आज का। अरे बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया भाई ये। भाषा में सतत एवं व्यापक आकलन का उद्देश्य है। कौन सा भाई? भाषा के अंदर सतत एवं व्यापक आकलन का उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य भाई? आकलन का उद्देश्य, यानी कि CCE निरंतर मूल्यांकन करने के पीछे, व्यापक मूल्यांकन करने के पीछे क्या उद्देश्य, क्यों करना चाहिए, व्यापक मूल्यांकन करने से क्या फायदे हैं? तो फायदे की अपन बात करें दोस्तों तो पहला ऑप्शन दे रखा है वर्तनी की अशुद्धियों के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। कि वर्तनी की अशुद्धियों के बिना लिखने का आकलन, यानी बालक जो लिख रहा है उसके अंदर अशुद्धि नहीं करे, क्या इसकी जांच करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए? तो बिल्कुल सही है भी, करना चाहिए इसके लिए भी। भाषा के व्याकरण का आकलन करना, अरे भाषा सिखा रहे हो तो बालक व्याकरण सीख रहा है तो व्याकरण का आकलन करना, यह भी सही है। सतत एवं निरंतर में तो सब आएगा ना। निरंतर, सतत का मतलब क्या हो गया? जिस दिन बालक विद्यालय में आया है और जब तक विद्यालय में रहेगा वह जितनी भी क्रियाएं करेगा ना, उसका आपको क्या करना है? उसका आकलन करना ही करना है, उसका आपको मूल्यांकन करना ही करना है। तो ये भी सही है। फिर तीसरी बात करो, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। बालक जो मौखिक रूप से बोल रहा है और लिखित रूप में जो प्रयोग कर रहा है उस प्रयोग की क्षमता का क्या करना है? आकलन, कि बोलने की क्षमता कितनी है और लिखने की क्षमता कितनी है। यह भी सही है भाई। चौथा,
पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, ये भी सही, ये भी सही है भाई, पढ़ करके बालक समझेगा, इस क्षमता का भी आकलन होना चाहिए। ये तो भाई चारों के चारों सही हो गए। अब सही करें तो करें कैसे? ऑप्शन काटो, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई ऐसे प्रश्नों के लिए। अब कैसे काटते हैं, जो सीखिए। वर्तनी की अशुद्धियों के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, मतलब ये किसके संदर्भ में बात कर रहा है भाई? लिखने के संदर्भ में बात कर रहा है। किसके संदर्भ में बात कर रहा है? लिखने के संदर्भ में। ये पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, पढ़ना मतलब ये किसके संदर्भ में बात कर रहा है दोस्तों? मौखिक के संदर्भ में बात कर रहा है। किसके संदर्भ में बात कर रहा है? आपका मौखिक के संदर्भ में बात कर रहा है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना। भाई भाषा सीखने के लिए व्याकरण तो बालक को जब बालक अध्यापक सिखाएगा तब जाकर के बालक सीखेगा, तो ये पॉइंट एक बार रहने देना, इसको हाथ मत लगाओ। फिर तीसरे वाला देखो, तीसरा कह रहा है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग करने की क्षमता का आकलन। देखो पहले वाले में केवल लिखने का कर रहा है, अंतिम वाले में केवल पढ़ने का कर रहा है, लेकिन इसने तीसरा ऑप्शन और दे दिया जिसमें मौखिक भी कर रहा है और लिखित भी कर रहा है। ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर समाहित हो गए, तो वेटेज किसका भारी हो गया भाई? इसका भारी हो गया। ये तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे और आंसर सही कौन सा हो जाएगा आपके? भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, क्योंकि व्याकरण जो है ना इस मौखिक और लिखित में समाहित होगी। भाई व्याकरण या तो लिखेगा नहीं या बोलेगा, दोनों में से एक काम तो करेगा ना, तो व्याकरण भी इसी के अंतर्गत आएगी। तो इन तीनों ऑप्शन का समावेश इसके अंतर्गत हो गया है ना, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो गया। और परीक्षा में जब भी ऐसे प्रश्न आए ना उसको इस तरीके से सही करना है, तब जाकर के आपसे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन काटना सीखना बेहद जरूरी है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। अरे बिना कोई टाइम गंवाए, मैं किसी के कोई कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं ना, आप तो केवल और केवल पढ़ने की बात कीजिए। पढ़ने के लिए मैं एकदम तत्पर हूं और पढ़ाने के लिए भी, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। भी प्रश्न पूछा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके सामने। एनसीएफ 2005 द्वारा नागरिकता शास्त्र के स्थान पर किस शब्द को प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया गया? एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005 के अंदर नागरिक शास्त्र नाम की जो किताब है दोस्तों, उसके स्थान पर किस शब्द को प्रयोग करने का प्रस्ताव रखा गया है कि नागरिक शास्त्र का प्रयोग न करके इसके स्थान पर इसका प्रयोग करें? तो ऑप्शन देखिए, पहला है आपका अर्थशास्त्र। क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र। दूसरा है आपका समाजशास्त्र, तीसरा है आपका राजनीति शास्त्र, और चौथा है आपका मानव विज्ञान। तो इस नागरिक शास्त्र के स्थान पर कौन सा? भाई नागरिक शास्त्र और समाज शास्त्र क्या है भाई? मिलता जुलता है। तो इसका मतलब यह मत कर देना कि समाज शास्त्र सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करने की बात कही गई ना दोस्तों, वह है आपका राजनीति विज्ञान। कौन सा क्या कहे? राजनीति विज्ञान। अर्थात एक नागरिक की भूमिका क्या क्या होती है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, ये सारी की सारी बातें किसमें बताई गई है? राजनीति में बताई गई ना। तो इस नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग के लिए बोला है भाई? राजनीतिक विज्ञान के लिए। इन तीनों को काट देना, ये तीनों कदापि सही नहीं हो सकते। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? राजनीति। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई किलपैट्रिक ने प्रयोजन पद्धति, कौन सी पद्धति दोस्तों? प्रयोजन पद्धति के मूलतः कितने प्रकार की परियोजनाएं बनाई थी? यानी कि किलपैट्रिक ने एक विधि दी थी जिसकी नाम था भाई परियोजना विधि। कौन सा नाम था भाई? प्रायोजना विधि। इसी है ना, इसको कहो या इसको कहो प्रोजेक्ट मेथड। कौन सा मेथड दिया था? प्रोजेक्ट मेथड। किसने दिया था? किलपैट्रिक, जो जॉन डीवी का शिष्य था। इसने क्या दिया भाई? किलपैट्रिक ने दिया था परियोजना मेथड। उसमें इसने परियोजना के कितने प्रकार बताए? 3, 4, 5 या 6। किलपैट्रिक ने कितने प्रकार बताए दोस्तों? 3, 4, 5 या 6। तो मैं आपको बता दूं, देखो परियोजना का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। प्रोजेक्ट का मतलब होता है दोस्तों कि जो चीज आप विद्यालय में पॉसिबल नहीं है, जिसका शिक्षण करवाना विद्यालय में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए क्या कर दिया जाएगा आपको कि ये काम घर पे करने के लिए दे दिया जाएगा कि आप आराम से कीजिए, शोध करके लाइए और हम क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। वो क्या होगी? आपकी प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड कितने प्रकार के बताए दोस्तों? तो मैं बता दूंगा, इसने किलपैट्रिक ने 4 प्रकार के प्रोजेक्ट मेथड बताए। कितने प्रकार के दोस्तों? 4 प्रकार के। सबसे पहला वाला बताया दोस्तों रचनात्मक प्रोजेक्ट। कौन सा बताया भाई? रचनात्मक प्रोजेक्ट। पहले प्रोजेक्ट का क्या नाम है? रचनात्मक प्रोजेक्ट। दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें दोस्तों, दूसरा था समस्यात्मक प्रोजेक्ट। कौन सा था भाई? समस्यात्मक प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट था? समस्यात्मक प्रोजेक्ट। और तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों, तो तीसरा था रसास्वादन प्रोजेक्ट। कौन सा था? रसास्वादन प्रोजेक्ट। रसास्वादन प्रोजेक्ट। और चौथे नंबर की बात करें दोस्तों, तो चौथे नंबर पर था आपका अभ्यास प्रोजेक्ट। कौन सा था? अभ्यास प्रोजेक्ट। तो 4 प्रकार के प्रोजेक्ट
किलपैट्रिक ने बताए। कौन कौन से बताए दोस्तों? तो याद रखना भाई, एक तो बताया रचनात्मक प्रोजेक्ट, एक बताया समस्यात्मक प्रोजेक्ट, एक बताया रसास्वादन प्रोजेक्ट और एक बताया अभ्यास प्रोजेक्ट। अब ये प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न कह रहा है किलपैट्रिक ने प्रायोजन पद्धति के मूलतः कितने प्रकार की बताई? तो उत्तर याद रखना भाई, 4 प्रकार की बताई। कितने प्रकार की बताई? 4 प्रकार की बताई। ये तीनों के तीनों उत्तर आपके क्या हो जाएंगे भाई? गलत हो जाएंगे। और 4 प्रकार की कौन कौन सी बताई? तो याद रखना भाई, रचनात्मक, समस्यात्मक, रसास्वादनात्मक और अभ्यास वाली। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। गति पकड़नी पड़ेगी, तेज वाली है ना, तेज 64, क्योंकि अब मुझे प्रश्न बढ़ाने हैं ना। अब अपन 50, बहुत जल्दी अपन 50 प्रश्न पर जाने वाले दोस्तों। ये 25-25 का गेम नहीं चलेगा। भाषा है, प्रश्न क्या पूछ लिया भाई इसने? भाषा है। अब 4 ऑप्शन दे दिए। भाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति भाषा है, भावनाओं की अभिव्यक्ति भाषा है, संवेगों की अभिव्यक्ति भाषा है, या ध्वनि संकेतों की अभिव्यक्ति भाषा है। भाषा क्या है? भाषा किसे कहोगे आप? प्रश्न बहुत खतरनाक प्रश्न पूछा है, बहुत लेवल वाला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों इसने कि भाषा है। भाषा के अंदर पहला प्रश्न क्या दे दिया भाई? विचारों की अभिव्यक्ति। क्या ऑप्शन दे दिया दोस्तों? विचारों की अभिव्यक्ति, फिर दे दिया भावनाओं की अभिव्यक्ति, फिर दे दिया संवेग की अभिव्यक्ति, फिर दे दिया ध्वनि संकेतों की अभिव्यक्ति। चारों के चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। भाषा चारों विचारों को भी अपन कहते हैं ना, भाषा का मतलब क्या होता है? अपने विचारों को अभिव्यक्त करके दूसरे के विचारों को ग्रहण करना, भाषा कहलाती है। भावनाओं की अभिव्यक्ति, और विचार दे रहा है तो भावना भी जाएगी ना, साथ साथ में भाव भी तो उत्पन्न होता है, ये भी सही है। संवेग की अभिव्यक्ति, बालक को गुस्सा आ रहा है तो गुस्से वाली बात कहेगा, प्रेम आ रहा है तो प्रेम वाली बात कहेगा, भाषा के माध्यम से कहेगा। फिर ध्वनि संकेतों की अभिव्यक्ति, मूल रूप को पकड़ना है 4 चीजों में। विचारों की अभिव्यक्ति भी ठीक है, भावनाओं की अभिव्यक्ति भी ठीक है, समय की अभिव्यक्ति भी ठीक है, लेकिन भाषा कहां से निकलेगी? ध्वनि होगी तो भाषा निकलेगी ना। जब ध्वनि नहीं है तो भाषा कैसे निकलेगी? तो ध्वनि के संकेतों का नाम क्या है? भाषा है। जो कंठ से जो आवाज निकलती है, मुख मदिर से जो आवाज निकलती है, गले से, कंठ से, होठ से, तालू से, दांत से, नासिका से जो आवाज निकलती है, जो ध्वनि निकलती है ना, उसी का तो संकेत की अभिव्यक्ति क्या है? भाषा है। जैसे अ, ये संकेत है, ये अ तो क्या है? संकेत है। आवाज कहां से निकलती? ध्वनि। अ ये ध्वनि है, इसका संकेत ये अ है। तो भाषा जो है ना वो क्या है भाई? ध्वनि संकेतों की अभिव्यक्ति है। विचार, अभिव्यक्ति, भावना, संवेग ये सब बाद में आएंगे, पहले क्या आएगी? आपकी ध्वनि आएगी। तो याद रखना, भाषा है तो भाषा ध्वनि संकेतों की अभिव्यक्ति है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह रहा आपका 65वां प्रश्न। 65वें प्रश्न पर दोस्तों बात करें, एक छात्र गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है। एक छात्र गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है तो वह शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से आते हैं दोस्तों कि एक छात्र गणित की समस्या को स्वयं हल कर सक रहा है, मतलब बालक के सामने समस्या है और स्वयं क्या कर रहा है? उसका समाधान कर पा रहा है इजीली तरीके से। तो किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो 4 उद्देश्य आपके सामने लिखे हुए हैं। कौन कौन से भाई? पहला लिखा हुआ है आपके पास में अभिवृत्ति, फिर नेक्स्ट लिखा है आपके ज्ञान, या इसी को अपन कहते हैं ज्ञानात्मक। कौन सा कहते हैं भाई? ज्ञानात्मक, ज्ञान उपयोग या ज्ञानोपयोग या अनुप्रयोग। फिर अब तक दोस्तों आपकी अभिरुचि। 4, अब देखो गणित के समस्या को स्वयं हल कर रहा है। हल कौन कर रहा है? वो खुद कर रहा है। आप बताओ उसने कौन से उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है? 99.99% बच्चों का आंसर होगा दोस्तों ज्ञानोपयोग। क्या आंसर होगा? ज्ञानोपयोग, जो कि 100% क्या है? गलत है। समझिए, ज्ञान, अभिवृत्ति, अभिरुचि। सबसे पहले ज्ञान का मतलब समझिए। ज्ञान का मतलब होता है दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि प्रत्यास्मरण करना और प्रत्यभिज्ञान करना। किसी चीज का नाम और उसकी आकृति या उसका संप्रति दोनों के साथ में एक साथ सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाएगा? आपका ज्ञान कहलाएगा। ज्ञानो उपयोग की बात का मतलब क्या होता है? सीखे गए ज्ञान का प्रयोग कर रहा है। जैसे मुझे शिक्षण विद्या आती है, अब मैं आपको शिक्षण विद्या पढ़ा रहा हूं, तब मैं क्या कर रहा हूं भाई? ज्ञान का उपयोग कर रहा हूं। और मैं खुद शिक्षण विद्या पढ़ रहा हूं तो मैं ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहा हूं। मेरे सामने कोई समस्या है और मैं उस समस्या का हल कर रहा हूं ना, तो ये ज्ञान का उपयोग नहीं है। ज्ञान का उपयोग तो जो ज्ञान आपके पास में है उसका उपयोग करना, वो क्या कहलाएगा? ज्ञानोपयोग। यहां तो बालक कह रहा है गणित की समस्या को स्वयं हल कर रहा है। कोई भी समस्या आ रही है और स्वयं उसको क्या कर रहा है? हल कर रहा है, हल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ज्ञानोपयोग की इसके अंदर कभी भी नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता दोस्तों। फिर अभिरुचि की बात करें तो अभिरुचि तो कैसे होगी? क्योंकि ज्ञान स्वयं हल कर रहा है। रुचि की बात अलग है, उसका इंटरेस्ट है तो सवाल करेगा, पढ़ेगा उस चीज के बारे में, ये भी नहीं होगा। मेन होता है दोस्तों अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब होता है दोस्तों दृष्टिकोण। क्या मतलब होता है? दृष्टिकोण। जब आपका दृष्टिकोण वैसा हो जाएगा ना, तब आप उससे संबंधित कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो उसका समाधान कर लोगे। बालक का दृष्टिकोण, अभिवृत्ति कैसी होगी? गणितीय दृष्टिकोण हो गया है उसको। कोई भी समस्या आती है वो स्वयं क्या कर देता है? हल कर देता है। उसने गणित के इतने नियम और सिद्धांत पढ़ रखे हैं। अरे पहले गांव में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न नहीं पूछते थे कि यार पढ़ा हुआ है, एक प्रश्न का उत्तर बता कि एक
एक व्यक्ति मंदिर की 100 सीढ़ी चढ़ता है, पहली सीढ़ी पे पहला नारियल रखता है, दूसरी सीढ़ी पे दूसरा नारियल रखता है, तीसरी पे तीसरा रखता है, चौथी पे 4 रखता है, पांचवी पे 5 रखता है, छठी पे 6 रखता है, ऐसे वो 100 सीढ़ी तक चलता है। तो बता जब तक वो ऊपर पहुंचता था तब तक उसने कुल कितने नारियल रखे होंगे। अब ये क्या है, समस्या है, ये ज्ञान उसके पहले पास में छोड़ गया, ये बालक के पास में क्या आ गई, समस्या आ गई ना। अब उसका गणितीय यदि दृष्टिकोण होगा, नियम और सिद्धांत पता होगा ना, तो फटाफट A+ वगैरह जो भी सूत्र लगता है लगा करके 5 मिनट में बता देंगे उसने इतने नारियल रखे होंगे। और अपने जैसे को पूछेंगे ना, पता ही नहीं, अपने गणित जोड़ने बैठ जाएंगे 1+, 2+, 3+, 4+, और उसका उत्तर निकालेंगे। तो सही आंसर क्या होगा भाई, अभिवृत्ति। क्या आंसर होगा, अभिवृत्ति। अरे मैं आपको बताऊंगा भाई ज्ञान में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, अभिवृत्ति में कौन से आते हैं, ज्ञानोपयोग में कौन से आते हैं, अवबोध में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो ये सारे का सारा मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर या जब भी ऐसा कोई प्रश्न आएगा ना, तो पूरी की पूरी डिटेल से आपको समझा दूंगा। आप तो बने रहिए, कोर्स करवाना मेरी जिम्मेदारी है। अरे इस 2100 प्रश्नों में एक नहीं, एक बार नहीं, 5-5 बार आपका कोर्स हो जाएगा दोस्तों। आज का 66वां प्रश्न आपके सामने। 66वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी विधि कंठस्थीकरण पर बल देती है। किस पर बल देती है दोस्तों, कंठस्थीकरण पर बल देती है। इसमें से कौन सी विधि है जो केवल और केवल आपको याद करने पर बल देती है, कि तुम्हें रट करके याद करना है और कोई तरीका नहीं है। ऐसी कौन सी विधि जो कंठस्थीकरण पर बल देती है। तो पहली तो आ गई भाई आपकी परायण विधि, फिर आ गई आपकी वाद विवाद विधि, फिर आ गई सूत्र विधि, फिर आ गई भाई व्याख्या विधि। अब देखिए ऑप्शन में, देखिए पूछ रहा है भाई रटने पर, कंठस्थीकरण करने पर बल देता है, जिसमें केवल और केवल आपको कंठस्थ होना चाहिए, चीज आपको याद होनी चाहिए। तो अब नीचे से ऑप्शन काटते हैं। व्याख्या विधि की अपन बात करें दोस्तों, तो व्याख्या के माध्यम से जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें कोई कंठस्थीकरण नहीं करवा रहा हूं, मैं व्याख्या के माध्यम से आपको समझ रहा हूं ताकि आपके क्या आ जाए भाई, समझ में आ जाए। तो ये उत्तर तो इसका हो ही नहीं सकता है, व्याख्या विधि तो कभी नहीं होगी। फिर आती है सूत्र विधि, यहां थोड़ा सा चांस है भाई सूत्र विधि के अंदर, तो इसको हल्का सा अपन एक बार डोट रखते हैं। ऊपर वाली पढ़ते हैं वाद विवाद विधि, बिल्कुल नहीं, वाद विवाद तो समझने के ऊपर बल देता है, कंठस्थीकरण पर बल देता ही नहीं है। अब आती है परायण विधि और सूत्र विधि। अब सूत्र विधि के बारे में अपन बात करें दोस्तों, तो सूत्र विधि के अंतर्गत क्या होता है भाई, भले ही सूत्र आपको रटाया जाएगा लेकिन साथ में सूत्र समझाया भी जाएगा। सूत्र याद तो करना है लेकिन साथ में समझाया भी जाएगा कि सूत्र का मतलब क्या होता है। और परायण विधि के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये जो परायण विधि जो होती थी ना, ये प्राचीन काल की विधि मानी जाती थी। कौन सी विधि मानी जाती थी भाई, परायण विधि। इसके अंदर केवल और केवल वेद मंत्रों को याद कराया जाता था। क्या करवाया जाता था, वेद मंत्रों को रटाया जाता था। कि गुरुजी होते थे वो वेद मंत्र बोलते थे और उनके जो शिष्य होते थे ना, वो क्या करते थे, उन वेद मंत्रों को सुन करके केवल याद करते थे। गुरुजी उनको कभी ये नहीं बताते थे कि इस मंत्र का अर्थ क्या होगा, उसको केवल और केवल मंत्र बताते थे कि ये मंत्र है। जैसे स्वस्ति न इंद्रो वाला मंत्र ना, तो ये स्वस्ति न इंद्रो वाला ये मंत्र है और तुझे भी ऐसे याद करना है और इस परिस्थिति में इस मंत्र का प्रयोग करना है। अब इसका अर्थ क्या होगा, ये परायण विधि में नहीं बताया जाता। इसमें जो लोग मंत्रों के अंदर दक्ष हो जाते हैं ना दोस्तों, वो क्षत्रिय कहलाते थे। क्या कहलाते थे दोस्तों, क्षत्रिय। जो इस परायण विधि में दक्ष हो जाते थे, जिनको वेद मंत्र एकदम कंठस्थ याद हो जाते थे ना, वो क्या कहलाते थे, क्षत्रिय कहलाते थे दोस्तों। कई कई किताब में क्षत्रिय भी लिखा होता है, लेकिन सही नाम क्या है, क्षत्रिय कहलाते थे। और दोस्तों याद रखना, आपने देखा होगा ना प्राचीन काल के अंदर जब यज्ञ वगैरह होते थे ना, उसके अंदर ये परायण विधि के माध्यम से जो गुरु शिष्यों को पढ़ाता था, उन शिष्यों को यज्ञ में लेकर के जाता था और फिर उनको बना करके बैठाता था। ऐसे किसी को ऋत्विक बनाता था, है ना, एक आचार्य बनता था, ऋत्विक बनते थे, आचार्य बनते थे और वैदिक बनते थे। ये 3 बनते थे। अब इसके अंदर क्या होता था दोस्तों, ऋत्विक, आचार्य। आचार्य का मतलब होता था मेन गुरु। तो अब यज्ञ के अंदर जो मेन गुरु होगा ना, वो लीडरशिप करेगा, कि यहां बैठा हुआ रहेगा। आचार्य केवल और मंत्र बोलना स्टार्ट करेगा। जैसे मंत्र की पहली लाइन बोलेगा, उसके बाद में उस मंत्र को कौन पकड़ लेंगे, ये वैदिक शिष्य पकड़ लेंगे। वैदिक शिष्य उस मंत्र को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और पूरा होने के बाद में जो भी क्रियाएं की जाती ना, जैसे ये फूल चढ़ाओ वगैरह, समर्पयामि जैसे शब्द आते ना, उसका पूरा कौन करता है, ये ऋत्विक पंडित जो होते हैं ना, उसको क्या करते हैं भाई, पूरे करते हैं। तो ऋत्विक और वैदिक शिष्य होते थे जिनकी प्रैक्टिस यज्ञों में ले जाकर के कराई जाती थी। आपने रामायण देखी हो तो लव कुश को भी है ना, उसी के लिए लेकर के चले, यज्ञ में लेकर के गए थे गुरुजी। तो याद रखना भाई, आचार्य, वैदिक और ऋत्विक ये किसके अंतर्गत होते थे, परायण विधि में। इसमें केवल और केवल वेद मंत्रों को याद कराया जाता था, कंठस्थ कराया जाता था। आप याद करो और सुन लो, इसका अर्थ क्या होता है पता नहीं है। तो सूत्र विधि में तो याद तो सूत्र विधि में भी कराया जाता था, लेकिन सूत्र समझाया भी जाता था। तो ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी परायण विधि। क्या हो जाएगी दोस्तों, परायण विधि। परायण विधि भाषा शिक्षण की एक महत्वपूर्ण और प्राचीन विधि है जो कंठस्थीकरण पर बल देती है। और इसमें जो लोग जिनको वेद मंत्र याद हो जाते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, आपके क्षत्रिय कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, क्षत्रिय कहलाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अरे आज तो गति मुझे तेज पकड़नी पड़ेगी, अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं ना 50 प्रश्न 1 घंटे में कराने की। अब दोस्तों बात करते हैं अपन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रमुख उद्देश्य किस विधि के हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रमुख उद्देश्य, ये किसी न किसी विधि के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसी न किसी विधि के उद्देश्य हैं। तो किसके उद्देश्य होंगे, परायण विधि के,
परंपरागत विधि के, वैदिक विधि के या पाठशाला विधि के। अब आप कहोगे कि पारायण विधि तो मैंने आपको अभी अभी समझाइए, पारायण में केवल और केवल क्या समझा था, वेद मंत्रों को याद कराया जाता था। इस पारायण को तो पहले से ही काट दो कि पारायण तो हो ही नहीं सकती है। परंपरागत विधि कौन सी, व्याख्यान विधि के द्वारा पढ़ाना, तो उसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात होती नहीं थी। परंपरागत विधि कौन सी होगी भाई, वही विधि, किताब निकालो देना बेटा, किताब ली, गुरुजी ने पढ़ा, थोड़ा बहुत समझाया, किताब वापस दे दी, कल होमवर्क करके लेना, ये परंपरागत विधि होगी। तो ये भी हो नहीं सकती है। वैदिक विधि नाम की तो कोई विधि होती नहीं दोस्तों, अंदाज से उन्होंने नाम लगा करके दे दिया भाई वैदिक विधि। वैदिक विधि नहीं होती। वैदिक विधि में अगर माना भी जाए तो केवल वेद पढ़ाए जाएंगे, तो वो वैदिक विधि, धर्म अर्थ नहीं होता है। अब बात करता हूं दोस्तों ये पाठशाला विधि। अरे ये पाठशाला विधि संस्कृत की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। कौन सी विधि मानी जाती है भाई, प्राचीन विधि मानी जाती है। इसके अंदर क्या होता था भाई, एक यज्ञोपवीत नाम का संस्कार होता है। कौन सा संस्कार होता है भाई, यज्ञोपवीत नाम का संस्कार होता है, जिसको जनेऊ कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, अरे पंडित लोगों को देखा होगा कि गले के अंदर एक धागा सा पहनते हैं, वो क्या कहलाता है, यज्ञोपवीत संस्कार, जो बालक को 6 से 7 वर्ष में कर दिया जाता था। बालक जब 6 वर्ष से 7 वर्ष का होता ना, कर दिया जाता था। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद में ना उस बच्चे को जंगल में, वन में, गुरुकुल में, गुरुजी के पास में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था। वह बालक वहां पे 12 वर्ष तक रहता। कितने वर्ष तक रहता भाई, 12 वर्ष तक गुरुजी के पास में रहता। और 12 वर्ष तक गुरुजी उनको केवल और केवल क्या सिखाते, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। किस पर शिक्षा देते थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष पर शिक्षा देते थे। इस विधि के अंदर है ना, गुरु और शिष्य के बीच में संबंध बड़े सुदृढ़ हो जाते थे। यानी कि शिष्य जो होता था ना, केवल गुरु की बात मतलब, गुरु ने जो कह दिया वह मेरे लिए सही है, बाकी सारी की सारी बातें मेरे लिए क्या है भाई, गलत। इसके अंदर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की शिक्षा किस पर दी जाती थी दोस्तों, पाठशाला विधि में। बालक कितने वर्ष तक गुरुकुल गुरु जी के पास में रहता था, 12 वर्ष तक। कौन सी आयु में जाता था, 6 से 7 वर्ष की आयु में। किस संस्कार के बाद जाता था, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद जाता था। इतनी बातें मैंने आपको बता दी भाई इस पाठशाला विधि के बारे में। अब चलते हैं भाई अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा भाई, अगला प्रश्न पूछा भाई, टेल नेट सामग्री का नाम है भाई। टेल नेट सामग्री है दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य या प्रक्षेपी। ये गलत आ गया ना थोड़ा, क्या हो गया भाई, प्रक्षेपी। कौन सी सामग्री पूछी यहाँ पे, प्रक्षेपी। अरे जिन जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ रखी होगी ना सहायक सामग्री, वो तो इनको फटाक से पता चल जाएगी टेल नेट कौन सी सामग्री है। तो दोस्तों ये टेल नेट जो है ना आपकी दृश्य सामग्री है। कौन सी सामग्री है, दृश्य सामग्री है। टेल नेट के माध्यम से क्या होता है, एक प्रकार का टेल नेट एक प्रकार का रिमोट टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर के डाटा उस रिमोट जैसी मशीन के अंदर क्या कर सकते, लॉगिन करके सारे के सारा डाटा ले सकते हो। बस रिमोट जैसी मशीन को लेकर के चले जाओ, फिर किसी भी कंप्यूटर में जाकर के उसको लॉगिन करो और आपके डाटा वहां खुल जाएंगे। यानी कि जनरली पहले तो आपको हार्ड डिस्क ले जानी पड़ती थी या पेन ड्राइव में डाटा ले जाने पड़ते थे। अब उसके अंदर पासवर्ड लगते हैं, आप लॉगिन और पासवर्ड डाल दो। अब किसी भी कंप्यूटर में जाकर के, यहाँ बैठो अमेरिका में जाकर के भी अगर आप किसी कंप्यूटर में आपके डाटा देखने ना, तो देख लोगे। किसके माध्यम से देखोगे, टेल नेट के माध्यम से देखोगे। आपने न्यूज एंकर को देखा होगा टीवी के अंदर, जो न्यूज पर एंकरिंग करते हैं ना, वो हल्का सा एक रिमोट जैसा हाथ में लेकर के खड़े रहते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाता है, आपका टेल नेट कहलाता है। और टेल नेट कौन सी सामग्री है दोस्तों, दृश्य सामग्री है। कौन सी सामग्री है, दृश्य। अरे रिमोट नहीं है सामग्री, है ना, उस रिमोट के माध्यम से चलती है चीजें, उस चीजें कंप्यूटर में दिखती है, डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं ना, वह दृश्य सामग्री है। इसलिए इसको किसकी सामग्री में गिना जाता है भाई, दृश्य सामग्री में गिना जाता है। चलते हैं भाई आज का 69वां प्रश्न दोस्तों। 69वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, फोकट का है ना, पैसे नहीं है, यह रहा आपकी स्क्रीन पर। यह क्या कहता है, वाक्य के व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध तथा अर्थ की दृष्टि से गलत हो यह भाषा की कौन सी प्रकृति कहलाएगी। यानी कि प्रश्न भाषा शिक्षण से आया है भाई कि वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से, वाक्य है कोई जो व्याकरण की दृष्टि से तो कैसा होगा, शुद्ध, लेकिन अर्थ की दृष्टि से कैसा होगा, अशुद्ध। वह वाक्य कौन, गलत का मतलब अशुद्ध, व्याकरण की दृष्टि से तो सही लेकिन अर्थ की दृष्टि से गलत। यह भाषा की कौन सी प्रकृति कहलाती है। भाषा की प्रकृति मैंने आपको पढ़ा रखी थी ना, हल्का फुल्का परिचय, जैसे जैसे प्रकृति आएगी ना दे दूंगा। आज 4 प्रकृति आ रही है तो 4 प्रकृति में आपको बता देता हूं, है ना। तो जैसे इसने ऑप्शन दिया वाक्छलता, विशेषज्ञता, अंतर्विनिमता या द्वयात्मकता। कौन सी भाई, द्वयात्मकता। कौन सी, द्वयात्मकता। अब ये क्या क्या होती है जो समझिए। सबसे पहले समझते हैं इस द्वयात्मकता को। किसको समझते हैं भाई, द्वयात्मकता क्या होती है। इस द्वयात्मकता को मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। भाषा की एक प्रकृति है दोस्तों द्वयात्मकता। इसके अंदर क्या होता है कि ये कहते हैं कि कोई भी भाषा का शब्द हो वो हमेशा 2 रूपों में बना होगा। किसने रूपों में बना होगा, 2 रूपों में। पहला जो बना होगा ना वो तो होगा आपका ध्वनि। किसमें होगा दोस्तों, ध्वनि। और दूसरा जो होगा ना वह अर्थ। किसमें होगा भाई, अर्थ के रूप में। और पहला जो होगा वो किसमें होगा, ध्वनि के रूप में। जैसे एक शब्द ध्वनि के होगा, एक अर्थ होगा। जैसे अपन बात करते हैं ये क है, इस क को ऐसे बांटते हैं अपन, क प्लस अ। अब जो अ जो है ना वो तो है ध्वनि, और ये आधा क है ना ये क्या है, अर्थ बता रहा है। किसका,
क का, किसको क बोलना है। तो एक भाग तो ध्वनि होगा और एक भाग क्या होगा, क। अब देखो ध्वनि की जगह पे अपन लगाएंगे तो क्या लगा दे भाई, अ तो है आपकी ध्वनि और ये क है ये क्या है आपका अर्थ है। क क्या बता रहा है, आपका अर्थ बता रहा है। तो द्वयात्मकता कहता है कोई भी भाषा हो उसका शब्द दो रूप में होगा, कोई भी अक्षर एक तो अर्थ के रूप में और एक ध्वनि के रूप में होगा। अब ये तो अर्थ वाला जो होगा ना ये तो आपका कहलाएगा रूपिम, क्या कहलाएगा दोस्तों, रूपिम। और ये ध्वनि वाला जो होगा ना ये आपका कहलाएगा स्वनिम, क्या कहलाएगा, स्वनिम। यानी कि हर एक भाषा का शब्द जो है ना दो रूप में होता है, एक ध्वनि के रूप में एक अर्थ के रूप में। जो ध्वनि के रूप में होता है वह स्वनिम कहलाता है, जो अर्थ के रूप में होता है वह रूपिम कहलाता है। ये हर भाषा के अंदर दो रूप होता है, ये क्या कहलाएगी आपकी द्वयात्मकता कहलाएगी। अब वापस चलते हैं प्रश्न की ओर। वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध तथा अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है तो द्वयात्मकता तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्वयात्मकता का अर्थ जो है ना पूरा अलग निकल रहा है भाई, दो रूप बताए जा रहे हैं। अब बता दो अंतर्विनियमता, दूसरा गुण कौन सा है भाई, अंतर्विनियमता। अंतर्विनियमता की बात करेंगे, अंतर्विनियमता क्या होती है दोस्तों, तो अंतर्विनियमता का मतलब होता है भाई कोई भी भाषा हो उस भाषा का आचार विचार संप्रेषण करने के लिए एक श्रोता और एक वक्ता का होना जरूरी है। एक श्रोता होगा और एक वक्ता होगा तभी आप भाषा का क्या कर सकोगे भाई, संप्रेषण कर सकोगे। और समय समय पर इस श्रोता और वक्ता का क्या होता है भाई, परिस्थिति में बदलाव होना भी जरूरी है। कभी कभी श्रोता भी वक्ता बनेगा बीच बीच में, तब जाकर के संप्रेषण क्या होगा अपना अच्छा होगा, बाकी कभी भी संप्रेषण अच्छा नहीं होगा। तो ये अंतर्विनियमता का मतलब कहता है अंतर्विनियमता, दो जनों के बीच में अंतर्विनियमता होती है, एक बोलने वाले के बीच में और एक सुनने वाले के बीच में। और ऐसा नहीं हो कि आदमी घंटे तक बोले जा रहा है और आप केवल और केवल सुन रहे हो, तो भी क्या होगी भाई, संप्रेषण कम हो जाएगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। और केवल सुन रहे हो और सामने वाला प्रतिक्रिया नहीं देगा ना तो बोलने वाले में भी निरस्ता आ जाएगी। तो बीच बीच में हूं हाँ वैसे ओके अच्छा वाली प्रतिक्रिया क्या करनी भाई, देनी चाहिए। अंतर्विनियमता का गुण आपके अंदर होना चाहिए भाई। लड़कों में भारी पाया जाता है भाई ये वाला गुण, है ना, पता है ना। जब भी फोन आता है ना तो फोन क्या करते हैं ना, फोन कान पे लगा करके ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं और अपना काम करते हैं और 15 मिनट के बाद में धीरे से आवाज कर देते हैं अच्छा ओके। तो ना इससे क्या होता है, अंतर्विनियमता बनी है ना, सामने वाले को गलतफहमी बनी रहती है कि ये मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है, तो ये गलत, वो क्या कौन सा गुण कहलाएगा आपका, अंतर्विनियमता। दूसरा आप देखते हैं दोस्तों, अंतर्विनियमता के बाद में विशेषज्ञता। ये विशेषज्ञता का गुण क्या कहलाता है दोस्तों, विशेषज्ञता का मतलब होता है दोस्तों जिसको जो भाषा आती है ना वह उस भाषा में विशेषज्ञ होता है। अर्थात आपको यदि हिंदी आती है ना तो आप हिंदी के अंदर क्या हो, विशेषज्ञ हो। यानी कि आप कोई भी काम करो, खाना भी बना रहे हो ना, खाना बनाते बनाते हिंदी को आराम से बोल जाओगे, रात में कोई आपको जगाओगे ना तभी आप आराम से बोल जाओगे। तो भाषा की एक प्रकृति है, जो भाषा जिस व्यक्ति को आएगी ना वो भाषा में विशेषज्ञ होगा, कोई भी काम कराते कराते उस भाषा को आसानी से बोल जाएगा, वो क्या कहलाती है, विशेषज्ञता। जैसे अपने को अंग्रेजी नहीं आती ना तो नींद में कोई जगाएगा तो अपन अंग्रेजी थोड़ी बोल पाएंगे, और नहीं आती है तो इसके अंदर अपन विशेषज्ञ भी नहीं है। हिंदी आती है तो इसके अंदर अपन विशेषज्ञ है, कहीं पर भी हिंदी कैसे भी बोल जाएंगे। तो जो भाषा आती है ना वो कई भी काम करते करते आदमी बोल जाएगा, वह गुण कौन सा कहलाएगा, इसका विशेषज्ञता कहलाएगा। अब प्रश्न को देखो तो अंतर्विनियमता भी नहीं हो सकता, विशेषज्ञता भी नहीं हो सकता, तो सही कौन सा होगा आपका, वाक् छलता सही होगा दोस्तों। क्या होगा, वाक् छलता। वाक् छलता प्रकृति क्या कहती है कि भाषा के ऐसे वाक्य जो व्याकरण की दृष्टि से तो शुद्ध हो लेकिन अर्थ की दृष्टि से गलत हो, वो क्या कहलाएंगे आपके, वाक् छलता। अरे जैसे भी वो गाना चल रहा है ना आजकल, आ ले चले तुझको तारों के शहर में, अब ये जो वाक्य है ना, ये जो गाना है ना, ये गाना कौन सा है भाई आपके, व्याकरण की दृष्टि तो सही है, आ ले चले तुझको तारों के शहर में, बिल्कुल सारे विराम चिन्ह वगैरह अक्षर बराबर लगाए गए, लेकिन तारों का शहर कहाँ होता है, कैसे ले जाएगा भाई तारों के शहर में, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये कौन से भाई, ये जितने भी हैं वो व्याकरण की दृष्टि से सही और अर्थ की दृष्टि से क्या है, गलत। यह गुण कौन सा कहलाता है आपका, वाक् छलता कहलाता है। तो 4 प्रकृति आपको समझ में आ गई होगी ना, 12 प्रकृति है ना, 8 और कभी समझाएंगे जब ऑप्शन में आएगी तब। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, अगले प्रश्न की यदि अपन बात करें तो अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने भाई, राजस्थान में प्रथम सीसीई कितनी कक्षाओं तक लागू किया गया। राजस्थान की बात कर रहा है दोस्तों, भारत में नहीं, राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रथम बार, पहली बार में जब सीसीई पहली बार लागू किया गया तो कितनी कक्षा तक लागू किया दोस्तों, कक्षा 1 से 4 तक, कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 8 तक, या कक्षा 1 से 10 तक। इनकी बात करें ना तो थोड़ा सा समझ लो दोस्तों सीसीई राजस्थान में कैसे आया, हल्का सा मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों 2010 की, कौन सी बात करें दोस्तों, 2010 की। राजस्थान में सीसीई आया था 2010 के अंदर है ना अलवर और जयपुर की, कौन सी भाई, अलवर और जयपुर की टोटल
7 स्कूलों में सीसीई ट्राई के तौर पर लगाया गया। भाई सारी जगह पे सीसीई लागू हो रहा था तो राजस्थान सरकार ने कहा कि हम तो पहले ट्राई करेंगे, यदि हमें अच्छा लगेगा तो इस सीसीई को हम आगे भी लागू करेंगे और नहीं लगेगा तो हम लागू नहीं करेंगे। तो बाहर से प्रशिक्षण देने वाले आए थे लोग और उन्होंने क्या किया, अलवर और जयपुर की कुल कितनी 7 स्कूलों के अंदर दोस्तों ट्रायल के रूप में इसको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। अब लागू कर दिया गया तो चीज अच्छी लगी, तो ये चीज केवल 3 संस्थाओं को बहुत अच्छी लगी। उन 3 संस्थाओं का नाम है दोस्तों, एक है आपका प्रारंभिक शिक्षा परिषद, क्या नाम है दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा परिषद। एक का नाम है दोस्तों यूनिसेफ, क्या नाम है, यूनिसेफ। और एक का नाम है बौद्ध शिक्षा समिति, क्या नाम है आपका, बौद्ध शिक्षा समिति। इन तीनों ने संयुक्त तत्वाधान में, इन तीनों ने संयुक्त तत्वाधान में एक योजना का प्रारंभ किया, जिस योजना का नाम था पायलट योजना। कौन सा नाम था भाई, पायलट योजना। इस पायलट योजना के अंतर्गत इन्हीं 2 जिलों में, अलवर और जयपुर की इन्हीं 60 स्कूलों के अंदर पहले ट्राई के तौर पर 7 स्कूलों में जारी किया। फिर इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर प्रारंभिक शिक्षा परिषद, यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति, इन तीनों ने संयुक्त तत्वाधान में एक योजना लागू की जिसका क्या नाम था, पायलट योजना। इस पायलट योजना के अंदर अलवर और जयपुर की कुल कितनी 60 स्कूलों के अंतर्गत, कितनी स्कूलों में, 60 स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर के 4 तक सीसीई लागू किया गया। कितने तक, कक्षा 1 से लेकर के 4 तक इस सीसीई को लागू किया गया और चलाया गया। तो उत्तर तो सही हो जाएगा, कक्षा 1 से 4 तक। पहली बार कितनी कक्षा में लगा था, 1 से 4 तक। इसका प्रभाव इतना अच्छा रहा कि इसी सत्र में 2010-11 का जो सत्र चल रहा था ना, इसी सत्र में कक्षा 4 से बढ़ा करके कितनी कर दी भाई, 1 से 5। तो राजस्थान में अभी तक सीसीई कितनी कक्षा तक लागू हुई, तो 1 से 5 तक। हाँ, सीसीई 1 से 5 तक लागू है, लेकिन ग्रेडिंग प्रणाली जो है ना दोस्तों, वो कितनी लागू है दोस्तों, ग्रेडिंग प्रणाली आपकी लागू है कक्षा 1 से लेकर के 8 तक। ग्रेडिंग प्रणाली कहां तक लागू है, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक। और अपन इसके बारे में लंबी बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में इस सीसीई का प्रथम प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला गया, ट्रेनिंग सेंटर, तो याद रखना दोस्तों उदयपुर में खोला गया। कहां पे खोला गया था दोस्तों, उदयपुर के अंदर खोला गया था पहला प्रशिक्षण केंद्र। अब हम बात करते हैं इसके बाद में, तो अलवर और जयपुर की स्कूलों में पहले क्या होता था कि ट्रेनिंग देने के लिए आते थे सीसीई के लोग, बाहर से आते थे और ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग देके पैसे लगते थे, पैसे के अंदर है ना 6:4 का खर्चा उठाती थी दोनों सरकारें, यानी केंद्र सरकार उसका 60% खर्चा उठाती थी, 40% खर्चा कौन उठाती थी, राज्य सरकार। और हम तो ठहरे राजस्थानी लोग व्यापार करने में पहले से एक्सपर्ट, उन्होंने दिमाग लगाया। इस पायलट योजना के जो ट्रेनर थे ना, उनको एक होटल में बुलाया सरकार ने, बुला करके कहा कि अरे भाई तुमने जो ये ट्रेनिंग दी ना सीसीई, बहुत गजब की ट्रेनिंग दी है, और हम लोग बिल्कुल खुश हो गए, प्रसन्न हो गए इस चीज से। और हम इतने प्रसन्न हो गए कि आपके इस काम के ऊपर हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं भाई, फिल्म बनाना चाहते हैं। तो वो लोग भी खुश हो गए, भाई हमारी भी फिल्म बन रही है, क्या भाई फिल्म बना दो, तो वो भी राजी हो गए। तो 2-5 दिन ठहर के इन अलवर और जयपुर की दोनों स्कूलों के अंदर, अलवर और जयपुर की स्कूलों के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, फिल्मांकन कर दिया। पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म इसके अंदर बना दी गई। अब क्या हुआ, अगले साल सत्र पूरा हुआ और अगले सत्र में वापस फोन आया भाई ट्रेनिंग वालों का कि हम सीसीई की ट्रेनिंग देने के लिए आए। तो राजस्थान वालों ने मना कर दिया, रहने दो मत आओ, हम उनको पिक्चर दिखा देंगे, हम उनको फिल्म दिखा देंगे। तो ये जो निर्माण किया था ना फिल्मांकन, कहां किया गया था, तो राजस्थान में नहीं भारत में सबसे पहला फिल्मांकन सीसीई पे कहां किया गया है दोस्तों, तो याद रखना भाई जयपुर और अलवर की स्कूलों में किया गया था। ये राजस्थान के अंदर क्या थी भाई, आपकी सीसीई थी। अब प्रश्न पूछ रहा है आपका कि राजस्थान में सीसीई कितनी कक्षाओं तक लागू है, तो सिंपल कितनी कक्षा में लागू किया गया, तो पहली बार तो लागू किया गया जो दोस्तों कक्षा 1 से लेकर के 4 तक, और वर्तमान में जो लागू है ना कक्षा 1 से लेकर के 5 तक। 1 से 8 तक नहीं है, 1 से 8 तक केवल और केवल ग्रेडिंग प्रणाली लागू है। कौन सी प्रणाली लागू है, ग्रेडिंग प्रणाली। 1 से 10 तक तो अपने अभी तक कुछ भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कक्षा 1 से लेकर के 4 तक। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है भाई। उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार होते हैं। प्रश्न पूछ रहा है उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक का मतलब निदान के बाद की प्रक्रिया, समस्या का पता लगाने के बाद में समस्या का समाधान क्या कहलाते हैं आपकी, उपचारात्मक प्रक्रिया। अरे पहले का ना कमेंट नहीं पढ़ूंगा, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, देख ही नहीं रहा हूं, आप तो पढ़ो केवल। उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार होते हैं, कि उपचारात्मक शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन दे रखा है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं ना, उपचारात्मक शिक्षण के जो प्रकार होते हैं ना दोस्तों, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई, 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से, पहला होता है व्यक्तिगत, ऐसी समस्या जो किसी एक बालक की और एक बालक की समस्या का समाधान किया जा रहा है ना, तो वो कहलाएगा व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण। कौन सा कहलाएगा, व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण। दूसरा होता है भाई सामूहिक, कौन सी होती है भाई, सामूहिक। सामूहिक के अंतर्गत क्या आता है कि एक जैसी समस्या,
यानी कि एक जैसी समस्या यदि एक से अधिक बालकों की है तो उसका उपचार एक जैसा किया जाएगा। तो वो कौन सा कहलाएगा आपका सामूहिक। जैसे मान लो चौथी कक्षा का बच्चा भी कोई चोरी कर रहा है और पांचवी कक्षा का बच्चा भी चोरी कर रहा है, दोनों की समस्या एक जैसी होगी। अब इनका जो उपचार किया जाएगा ना वो एक साथ किया जाएगा, एक जैसी परिस्थिति में किया जाएगा। वो कौन सी कहलाएगी आपकी सामूहिक कहलाएगी। सामूहिक की बात करें, ये सामूहिक कैसी हो सकती है, एक कक्षा के भी सारे बालक हो सकते हैं, एक विद्यालय के भी बहुत सारे बालक हो सकते हैं। तीसरी आती है दोस्तों विश्लेषणात्मक। कौन सी होती है, विश्लेषणात्मक उपचार। इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंतर्गत ये होता है कि बालक की वह समस्या है, बालक की ऐसी समस्या है जो पूर्व की कक्षा की तो नहीं है लेकिन वर्तमान के अधिगम की है, वह समस्याएं कौन सी कहलाएगी आपकी विश्लेषणात्मक उपचार में आएगी। बिकॉज समझिए ऐसी कोई समस्या, जैसे एक बालक है ना 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में आया, कौन सी क्लास में आया, 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में आया है। यहाँ पे आपको उसको ना एलसीएम पढ़ा रहे हो, बालक को क्या पढ़ा रहे हो, एलसीएम पढ़ा रहे हो। अब कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको एलसीएम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अध्यापक क्या करेगा, इसको एलसीएम समझ में क्यों नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको जोड़ करना सिखाएगा। तो बालक को पता करेगा जोड़ तो इसको आती है, फिर गुणा देगा, फिर गुणा भी इसको आ रहा है, फिर भाग देगा, भाग भी इसको आ रहा है, फिर प्रतिशत निकालना सिखाएगा, प्रतिशत निकालना भी इसको आ रहा है, फिर कोष्टक खोलना सिखाएगा और कोष्टक खोलना भी इसको आ रहा है। तो यानी कि पहले 8वीं कक्षा में जितना उसको पढ़ा वो तो सब आ रहा है, बस 9वीं कक्षा में जो पढ़ रहा है वही इसको नहीं आ रहा ना। तो ऐसी जो समस्या होगी ना, वर्तमान अधिगम पर आधारित जो समस्या होगी ना, वह उसका यदि उपचार करेंगे तो वो कौन सा कहलाएगा आपका विश्लेषणात्मक उपचार। तो उपचार 3 प्रकार का होता है दोस्तों, व्यक्तिगत, सामूहिक और विश्लेषणात्मक। अब उत्तर देखते हैं इसका कितने प्रकार का हो जाएगा भाई, आपके 3 प्रकार का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। ये जो ऑप्शन होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। आगे वाला प्रश्न क्या कहता है भाई, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया भाई। कौन सा प्रश्न आया है, चिंतन प्रश्न आया भाई, चिंतन पर। चिंतन के संदर्भ में असत्य कथन है। चिंतन के संदर्भ में कौन सा कथन है भाई, असत्य। यानी यहां पे जो बातें लिखी हुई है ना उसमें कुछ बातें तो क्या है, 3 बातें तो सही और 1 बात क्या है दोस्तों गलत है। तो असत्य कथन कौन कौन सा है दोस्तों, असत्य कथन आपको पहचानना है, तो पहचानो। पहला दे रखा है, यह समस्या समाधान की प्रक्रिया है। चिंतन के बारे में बात कर रहा है, चिंतन कैसी है भाई, समस्या समाधान की प्रक्रिया है। पहले एक बार चिंतन को समझ लीजिए। देखो 2 चीज होती है दोस्तों, एक तो होती है कल्पना और एक होती है आपकी चिंतन। एक तो होती है कल्पना, एक क्या होता है दोस्तों चिंतन। कल्पना का मतलब होता है खाली सपने देखना, क्या होता है दोस्तों, सपने देखना। और चिंतन का मतलब ऐसे समझ लो कि इन सपनों को पूरा करने के लिए विचार बनाना कि मैं इसके लिए क्या करूं, तो वो क्या हो जाएगा आपका चिंतन, है ना। अरे सपने देखना, कल्पना तो करते हो ना आप किसी भी साथ में कि हाँ मैं आलिया भट्ट को है ना अपने मोटरसाइकिल के पीछे बिठा करके है ना लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ, ये तो सपने देख रहे हो, तो ये तो हो जाएगी आपकी कल्पना। लेकिन सोच रहे हो ना कि आलिया भट्ट को मैं कैसे लेके आऊँ, कोई ना कोई दिमाग लगाऊं किस प्रकार से इसको लेके आऊंगी, ये मेरी गाड़ी के पीछे बैठे। अब क्या करोगे भी, चिंतन करोगे भी कैसे लाऊं, तो ये चिंतन कहलाएगी। कल्पना करना और चिंतन करना दोनों अलग चीजें। बार बार अगर कोई बालक लंबे समय तक कल्पना कर रहा है ना तो वो अवसाद में जा सकता है। किस में जा सकता है भाई, डिप्रेशन में जा सकता है भाई। किस में जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। और चिंतन के माध्यम से डिप्रेशन से बाहर निकला जा सकता है। जिन लोगों की चिंतन शक्ति मजबूत होती है ना वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं आते हैं। और जो लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं ना इसका मतलब ये है कि वो सपने बहुत देखते हैं। अरे आ जाएंगे ना, जैसे समझिए क्योंकि 15-16 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, वो बाहर निकला और 16 साल से वो शादी के सपने देखने लगा कि मेरी शादी होगी, ऐसे होगी, मैं ऐसे घोड़े पे बैठ के जाऊंगा, ऐसे लड़की आएगी, हम यहाँ घूमने जाएंगे, वो जाएंगे, कान में एयरफोन लगा करके गाने सुनते हुए हल्की फुल्की फीलिंग भी ले रहा है साथ में। अब वो सपने देख रहा है ना, अब उसकी उम्र निकलती गई, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 साल का हो गया, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। अब वो 100% टेंशन में आ जाएगा क्योंकि 12 साल से क्या देख रहा है भाई, वो सपने देख रहा है शादी के, और शादी की उम्र निकल गई, उसकी क्या नहीं हो रही है शादी, तो डिप्रेशन में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इसी साथ में उसका चिंतन यदि हावी होगा ना तो रास्ता निकाल लेगा, कुछ न कुछ कैसे न कैसे करके ना कुछ न कुछ जुगाड़ करके तो अपना काम चला ही लेगा या शादी कर ही लेगा। तो चिंतन के माध्यम से अवसाद से बाहर निकला जाता है, जबकि कल्पना के माध्यम से चिंतन के अंतर्गत आया जाता है। ये होती है कल्पना और ये होता है आपका चिंतन। अब प्रश्न को देखिए, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है चिंतन के संदर्भ में असत्य कथन है। यह समस्या समाधान की प्रक्रिया है, इसका जन्म समस्या आने पर होता है, यह ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यह समस्या के पूर्व की क्रिया है। तो तीनों चीजों को समझना भाई दोस्तों, यह समस्या समाधान की प्रक्रिया है क्योंकि चिंतन का जन्म ही समस्या आने पर होता है। जब तक आपके सामने समस्या नहीं आएगी तब तक आप चिंतन नहीं करोगे। जब तक रीट की वैकेंसी नहीं आई थी ना तब तक आपको टेंशन भी नहीं थी कि ये 50 नंबर अपन को कैसे कमाने हैं, कोई टेंशन नहीं था। अब रीट की वैकेंसी आ गई ना, फॉर्म भरी, तब आपकी टेंशन बढ़ रही है शिक्षण विधियों के 50 से 60 नंबर कवर कैसे करें, तो टेंशन कैसे होगी भाई, चिंतन की। यह समस्या समाधान की प्रक्रिया बिल्कुल सही है।
समस्या नहीं आएंगी तब तक चिंतन नहीं होगा। यानी कि समस्या आ गई है तो चिंतन के माध्यम से समस्या को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में एक बात लिखी हुई है दोस्तों, जीवन में याद रख लेना, आपके जीवन में केवल और केवल वही समस्याएं आएगी ना जिसका समाधान आप स्वयं कर सकते हो। ऐसी कोई समस्या आ गई जिसका समाधान आप नहीं कर पा रहे हो ना, इसका मतलब समझ लेना कि वह समस्या भी आपकी नहीं है, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो। तो समस्या की पहचान करना हमें आना चाहिए, फिर उसका चिंतन स्टार्ट होता है। दुनिया के अंदर 99.99% लोग केवल और केवल डिप्रेशन में हैं, केवल और केवल टेंशन में हैं, केवल और केवल उनको क्या है भाई, ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में समस्या है, लेकिन वास्तविकता में उनको समस्या की पहचान करना नहीं आता है दोस्तों। वरना किसी के जीवन में कोई समस्या नहीं है। देखो, यह समस्या समाधान की क्या है, एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। उसका चिंतन का जन्म भी समस्या आने पर होता है, इसका जन्म समस्या आने पर होता है, बिल्कुल समस्या आएगी तभी इसका ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। बिल्कुल आप उसी समस्या का समाधान कर पाओगे जिसको आपने पहले पढ़ रखा है या जिसके बारे में आपको जानकारी है। जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है उस समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते। जिसकी जानकारी होगी उसी समस्या का समाधान आप कर पाएंगे। जैसे अभी किसान बिल आया, आपको यदि किसान बिल के बारे में पता है ना तो ये सही है या गलत आप उसके ऊपर चिंतन कर सकते हो। लेकिन यदि किसान बिल के बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है ना तो आप कभी भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, इसके ऊपर चिंतन नहीं कर सकते। तो ज्ञानात्मक भी है। यह समस्या के पूर्व की क्रिया है, यह 100% गलत है भाई, पूर्व की क्रिया नहीं है। समस्या आई नहीं है तो चिंतन कैसे करेंगे, चिंतन तो समस्या आने पर करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आज का 73वां प्रश्न यह रहा दोस्तों आपके सामने। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है निम्न में से विमर्श का प्रकार नहीं है। निम्न में से, देखो विमर्श नाम का एक टॉपिक है एसएसटी वालों के सेकंड लेवल में ना, निम्न में से विमर्श का प्रकार नहीं है, फोरम, भाषण, गोलमेज या रचना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ना, विमर्श का मतलब होता है एक दूसरे के बीच में बातचीत करना। वो क्या कहलाती है आपका विमर्श करना, विचारों को आदान प्रदान करना, विमर्श कहलाएगा। हल्का फुल्का बताना ना, विमर्श की बहुत बड़ी बात है, कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। अब फोरम के अंतर्गत क्या होता है कि अध्यापक या बालक क्या करेगा, बालक को प्रश्न पूछेगा, बालक उसका उत्तर देंगे, केवल प्रश्न पूछेगा आप इसके बारे में क्या जानते हो। अब बालक विचार करेंगे, सर ये ऐसा होता होगा, सर ये ऐसा होता होगा। यानी कि हर समस्या का समाधान केवल और केवल किसमें होगा, प्रश्न पर। पहले बालक बच्चों को प्रश्न पूछेगा, प्रश्नों का उत्तर देंगे, उत्तर देने के बाद उस उत्तर के ऊपर मंथन होगा, फिर उस उत्तर में से और प्रश्न निकलेगा, फिर उस प्रश्न का वापस उत्तर देंगे, उस उत्तर के ऊपर वापस मंथन होगा और मंथन होने के बाद में वापस वहां से प्रश्न निकलेगा। यह प्रक्रिया तो आपकी कौन सी कहलाएगी, फोरम। तो विमर्श की प्रक्रिया फोरम तो कहलाती है दोस्तों। और भाषण का मतलब क्या होता है दोस्तों, ज्वलंत मुद्दों के ऊपर अपना विचार रखना, जो ताजा जो मुद्दे होंगे ना उसके ऊपर अपना जो विचार रखे जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके भाषण कहलाएंगे। इसके माध्यम से भी विचार होता है। फिर आती है गोलमेज चर्चा। गोलमेज चर्चा समझना, इस प्रकार का एक टेबल होता है, सबके अपने अपने माइक लगे हुए होते हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए होते हैं, यहाँ पे गोल मेज यानी गोल गोल मेज बना करके जो चर्चा करते हैं ना, मीटिंग करते हैं ना, वो एक साथ में जो ऑफिस की जो मीटिंग होती है ना, गोल मेज चर्चा, वो कौन सी कहलाएगी, विमर्श। वो भी विमर्श का भाग है भाई, रचना नहीं है। रचना जो है ना विमर्श का भाग नहीं है। रचना के द्वारा, रचना आज व्यक्ति स्वयं करता है बोल करके या लिख करके, तो किसी प्रकार का विमर्श है ना रचना में नहीं होता है। तो गोल मेज, भाषण और फोरम, ये तीनों क्या है भाई, विमर्श के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभ्यास माला के संबंध में असत्य कथन है। अभ्यास माला के संबंध में असत्य कथन है। अब ये अभ्यास माला क्या होती है पहले तो ये समझिए दोस्तों। अभ्यास माला का मतलब होता है दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण, यदि आप किसी बच्चे का उपचार कर रहे हो ना, उस उपचार करने के लिए आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट बनाओगे, जिसके एक शिक्षण का एक प्रैक्टिस सेट बनाओगे, उस सेट को हम कहेंगे अभ्यास माला। उसी के द्वारा उसका उपचार किया जाएगा। तो एक अभ्यास माला बनाते समय किस किस का ध्यान रखा जाता है, तो ध्यान रखना, सबसे पहला काम करते हैं त्रुटियों का विश्लेषण। क्या करते हैं भाई, त्रुटियों का विश्लेषण। बालकों में कितने प्रकार की त्रुटि हैं, बालक चोरी करता है, बालक झूठ बोलता है, बालकों की मात्रा की मिस्टेक है, इस प्रकार के क्या करेंगे, त्रुटियों का अलग अलग करेंगे, किस किस बालक में कौन कौन सी त्रुटि है, त्रुटियों को क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। फिर प्रत्येक त्रुटि की एक अभ्यास माला बनाएंगे। प्रत्येक त्रुटि की कितनी होगी, एक अभ्यास माला। ऐसा नहीं है कोई बालक चोरी कर रहा है ना, उसकी अभ्यास माला क्या बनेगी, अलग बनेगी। किसी बच्चे की मात्रा की मिस्टेक है ना, उसकी अभ्यास माला क्या बनेगी, अलग बनेगी। तो प्रत्येक त्रुटि की एक क्या बनेगी, आपकी अभ्यास माला बनेगी दोस्तों। और प्रत्येक अभ्यास माला में विविध प्रकार के प्रश्न होंगे। अभ्यास माला में विविध प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी एक अभ्यास माला के अंदर कई प्रकार के प्रश्न होंगे। ज्ञानात्मक पक्ष के भी होंगे, अवबोध के भी होंगे, रुचि के आधार पर भी होंगे। तो क्या होगा भाई, प्रत्येक अभ्यास माला के अंदर विविध प्रकार के प्रश्न होंगे। तो त्रुटि का विश्लेषण, प्रत्येक त्रुटि की एक अभ्यास माला, प्रत्येक अभ्यास माला के अंदर विविध प्रकार के प्रश्न। फिर आता है परिवर्तन के लिए खाली स्थान। परिवर्तन के लिए खाली स्थान, क्योंकि आपने कोई प्रश्न निर्माण करके लेके गए
और बालक को वो प्रश्न पूछा, बालक को यदि उसका उत्तर नहीं आया तो उसके रुचि के अनुसार आप क्या करोगे भाई, प्रश्न को बदलोगे। तो प्रश्न को बदलने के लिए, लिखने के लिए जगह भी तो चाहिए ना, तो खाली स्थान चाहिए। किसके लिए? परिवर्तन के लिए खाली स्थान। फिर उसके बाद में करेंगे ना, प्रश्नों का निर्माण शिक्षण सूत्रों के आधार पर। प्रश्नों का निर्माण किसके आधार पर होगा? शिक्षण सूत्रों के आधार पर। निर्माण शिक्षण सूत्रों के आधार पर। यह कहलाएगी आपकी अभ्यास माला। त्रुटियों का विश्लेषण करना, प्रत्येक त्रुटि के लिए अलग अभ्यास माला, हर अभ्यास माला में विविध प्रकार के प्रश्न, परिवर्तन के लिए खाली स्थान, और प्रश्नों के निर्माण कैसा होगा? शिक्षण सूत्रों के आधार पर होगा। सरल से कठिन की तरफ होगा, पूर्ण से अंश की तरफ होगा। इस प्रकार से क्या होगा आपका अभ्यास माला का निर्माण करोगे। अभ्यास माला का मतलब होता है दोस्तों, उपचार करने के लिए जो अभ्यास तैयार किया जाता है, जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया जाता है, वो क्या कहलाती है? आपकी अभ्यास माला। अब प्रश्न पढ़ते हैं अपन। अब प्रश्न कह रहा है अभ्यास माला के संबंध में असंगत है, मतलब 3 तो इसके अंदर सही और 1 क्या है दोस्तों? इसके अंदर गलत है। अब गलत कौन सा है जो पकड़ लो पहले? त्रुटियों का विश्लेषण करना, बिल्कुल पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया था। सबसे पहले त्रुटि का विश्लेषण किया जाता है। प्रत्येक त्रुटि की अलग अभ्यास माला बनाना, मैंने कहा था पहले भी, हर त्रुटि की क्या बनेगी? आपकी अलग अभ्यास माला बनेगी। प्रत्येक अभ्यास माला में विभिन्न प्रकार के प्रश्न, बिल्कुल सही है। फिर यह अपरिवर्तनीय होती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह परिवर्तनीय होती है। कैसी होती है अभ्यास माला? परिवर्तनीय होती है। नया प्रश्न है भाई बिल्कुल आपके लिए। ये कौन सी होगी? आपके परिवर्तनीय होगी। तो मेरे हिसाब से आपको अभ्यास माला पूरी की पूरी यहां पे समझ में आ गई होगी। तो आज का अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यह रहा आज का आपका लास्ट प्रश्न दोस्तों। ये क्या कहता है? यह प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक अध्यापक बालकों के साथ पूर्व दिशा में मुंह करके सूर्य नमस्कार करता है। अध्यापक द्वारा किया अवलोकन किया जा रहा है। यानी अध्यापक कौन सा अवलोकन कर रहा है? यानी आप समझिए कि कुछ बच्चे हैं, बच्चों के साथ में अध्यापक पूर्व दिशा में मुंह करके, यानी बालक का मुंह भी पूर्व दिशा में है और बच्चों का मुंह भी किधर है भाई? पूर्व दिशा में है। दोनों सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो अब सूर्य नमस्कार करते करते अध्यापक जो अवलोकन कर रहा है ना, वो किस प्रकार का अवलोकन है? एक तो है आपका सहभागी और दूसरा है आपका असहभागी। पहले इनको समझ लीजिए कि सहभागी या असहभागी क्या होती है। दोस्तों सहभागी का मतलब होता है जिसमें शिक्षक बालकों के साथ रहकर क्रिया करता है। बालकों के साथ क्रिया करते करते क्या करता है? अवलोकन करता है। यानी कि जैसे बालकों को कबड्डी खिला रहे हो ना, तो अध्यापक भी उनके साथ में कबड्डी खेलेगा और खेलते खेलते क्या करेगा? उनका अवलोकन कर लेगा। वो तो कहलाएगा आपका सहभागी। असहभागी की अपन बात करें दोस्तों, इसके अंदर शिक्षक उनके साथ में खेलेगा नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दूर बैठे बैठे क्या करेगा? उनका अवलोकन करेगा। सहभागी मतलब साथ में भागीदारी निभाते हुए अवलोकन करेगा। असहभागी का मतलब बच्चे खेल रहे हैं और उनका क्या करेगा? अवलोकन करेगा। तो ये होता है आपका सहभागी और असहभागी। फिर तीसरा ऑप्शन दोनों या दोनों नहीं। अब प्रश्न को वापस पढ़ दो। एक अध्यापक बालकों के साथ पूर्व दिशा में मुंह करके सूर्य नमस्कार कर रहा है, मतलब क्रिया किसके साथ में कर रहा है? बालकों के साथ में कर रहा है ना, बालकों के साथ रह करके कर रहा है। तो ये सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपका सहभागी। सारे बच्चे यही करेंगे, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा दोस्तों। ये उत्तर क्या होगा? आपका गलत। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दोनों उत्तर इसके नहीं होंगे दोस्तों। क्योंकि याद रखना, अवलोकन किसे कहते हैं? युंग ने एक परिभाषा दी थी अवलोकन की, कि आंखों के द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन क्या कहला? विचार पूर्वक किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। अब आंखों के द्वारा विचार पूर्वक, अब ये सोचो, बच्चों का मुंह भी किधर है? पूर्व दिशा में। अध्यापक का मुंह किधर है? पूर्व दिशा में। दोनों का मुंह पूर्व दिशा में। अब अध्यापक भी बालकों के साथ में क्या कर रहा है? सूर्य नमस्कार कर रहा है। अब समझिए कि अध्यापक भी ऐसे झुका तो बालक भी क्या कह दिए? बालक झुके तो अध्यापक भी झुक गया। अब बालक भी झुक गया और अध्यापक भी झुक गया। अब अध्यापक को क्या पता कि मेरे पीछे कोई बालक झुका है या नहीं झुका है? पता थोड़ी चलेगा, अवलोकन हो ही नहीं रहा है। दोनों की दिशा एक तरफ है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब तक अध्यापक की नजरें बालकों के ऊपर नहीं होगी ना, तब तक वो किसी प्रकार का अवलोकन नहीं करेगा। क्योंकि अवलोकन के लिए आंखें बालकों के ऊपर होना जरूरी है। इस प्रश्न के ऊपर बालकों के ऊपर आंखें आ ही नहीं रही है। ये दोनों प्रकार का नहीं कर रहा है दोस्तों, न तो सहभागी कर रहा है, न ये क्या कर रहा है? असहभागी कर रहा है। तो ध्यान रखना, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी आपको फंसा देते हैं दोस्तों। तो ये था भाई 75 का लक्ष्य आज अपना पूरा हुआ दोस्तों। कल अपन पढ़ेंगे 76वें क्लास से। आशा करता हूं कि आपको बराबर समझ में आ रहा होगा। अरे कमेंट भी सबके बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैं सबके पढ़ता हूं और आनंद आ रहा है सबके साथ मेहनत पढ़ करके। आप जो साथ दे रहे हो बिल्कुल अच्छा दे रहे हो, इसी तरीके से मेरे साथ में बने हुए रहिए। और जिनको इनकी पीडीएफ और नोट्स चाहिए ना, वो मेरे नंबर इस डिस्क्रिप्शन में से ले ले, या चैनल पर भी मैंने नंबर लिखे हुए वहां से ले ले, मुझे व्हाट्सअप कर दे। मैं पूरी की पूरी पीडीएफ आपको है ना क्वेश्चन पेपर की आपके पास में भेज दूंगा। और आंसर तो मैं आपको यहाँ लाइव क्लासेस में बता ही रहा हूं। तो 2100 प्रश्न परीक्षा तक आपके पास में भी आ जाएंगे। तो धीरे धीरे 25 प्रश्न आपके साथ में क्या हो जाएंगे? प्रैक्टिस। और जिस दिन में दोस्तों याद रखना, शुरू तक आप लास्ट तक मेरे साथ में बने रहें और 2100 प्रश्नों तक
यदि आप मेरे साथ में बने रहे ना तो ध्यान रखना दोस्तों, 2100 प्रश्नों के अंतर्गत आते आते आपकी शिक्षण विधि इतनी मजबूत हो जाएगी ना, कोई सा भी प्रश्न है ना आप ऐसे उत्तर दे दोगे, आपको पता नहीं चलेगा कैसे आपने प्रश्नों को काट दिया, ऑप्शन को काट दिया और उत्तर को सही कर दिया दोस्तों। तो 2100 प्रश्नों तक बने रहिए। मुझे कोई लालच नहीं है ना, शेयर करो मत करो, लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, बस आपके काम की चीज़ है ना तो चैनल पर देख लो, इसमें आपका भी फायदा और मुझे भी खुशी है दोस्तों। तो इसलिए मेरा साथ बने हुए रहिए, तो गारंटी में आपके ये 50 से 55 नंबर कहीं हिलने नहीं दूंगा। आप केवल और केवल मेरे साथ में बनाना, एग्जाम के बाद आप खुश हो जाओगे कि 2100 प्रश्नों में से कंटेंट दे दिया, क्योंकि मैं सारे के सारे ला रहा हूं ना दोस्तों, है ना। एम टेट के प्रश्न लेकर के आ रहा हूं, यूपी टेट के प्रश्न लेकर के आ रहा हूं, सी टेट के प्रश्न आपके अंदर आ रहे हैं, एच टेट के प्रश्न आपके आ रहे हैं, है ना, एचपी टेट के प्रश्न आपके अंतर्गत आ रहे हैं, रीट पहली रीट की परीक्षा में जो प्रश्न आए वो आ रहे हैं, टेट की परीक्षा वाले प्रश्न आ रहे हैं, तो सारे के सारे ऑथेंटिक प्रश्न आ रहे हैं। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारे प्रश्न विश्वसनीय हैं, आराम से तैयारी कीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। राधे राधे।